नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। आज के हमारे नावल का नाम है दहनी आंचल, जिसकी राइटर हैं ज़रिश नूर। और ये नावल आई थिंक सो मुझे सैयदा मरियम ने सजेस्ट किया है, और उसने और भी बहुत सारे नावल्स सजेस्ट किया है। एक था सल्तनत दिल के, पता नहीं क्या था, वो मरियम अज़ीज़ का था, लेकिन आई थिंक सो वो मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ। यार प्लीज़ काइंडली थोड़ा ये भी ध्यान में रखें कि वो वाला नावल मैंने ऑलरेडी ना पढ़ा हो, तो मुझे तो खुद भी याद नहीं रहता, तो फिर ये ना हो कि मैं दोबारा नावल्स वही वाले पढ़ लूँ। तो अब मेरी कोशिश तो यही है कि मैं डिफरेंट वाले नावल्स पढूँ। और इसके अलावा आप लोगों को रमज़ान मुबारक हो। मेरी तरफ़ से बहुत ज़्यादा इबादत कीजिए, और प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मेरा नाम लेकर मेरे लिए दुआ करें, ठीक है? मुझे आप लोगों की दुआओं की सख्त ज़्यादा ज़रूरत है। सख्त ज़्यादा क्या गलत बोल दिया, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की दुआओं की। और मेरे लिए हर नमाज में मेरा नाम लेकर आप लोगों ने दुआएं करनी है। मेरा नाम तो पता ही होगा, नादिया नाम है मेरा। तो दुआ कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आप लोग कहेंगे कि क्यों मैं रमज़ान में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो यार एक तो मेरा ये काम है, दूसरा ये कि मैं इस वक्त नमाज इशा पढ़ ली है, तो उसके बाद फिर मैं इसको रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ताकि डेली बेसिस पर आप लोगों को नावल्स दे दूँ। और नावल जो है वो मैं आप लोगों को अफ्तारी के बाद दिया करूँगी। एक नावल जो है वो 3 बजे तक मिला करेगा, जो एपिसोड्स मतलब लॉन्ग नावल होगा। तो उसकी तो कल लास्ट, मतलब आज लास्ट एपिसोड हो गई है, तो ख़त्म हो गया है। तो नेक्स्ट कल मैं देखूँगी कि कोई और नया नावल स्टार्ट करूँ, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अभी तक तो ये एक आज का नावल है, और कल देखते हैं फिर क्या करना है क्या नहीं करना। बाकी आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं नावल्स। आप लोगों ने इतने ज़्यादा नावल्स सजेस्ट किए हैं मुझे कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। और प्लीज़ हैप्पी एंडिंग नावल्स हो, अच्छे नावल्स हो, ज़्यादा बदतमीज़ी वाले नावल्स ना हो। डाइजेस्ट नावल्स वैसे ज़्यादातर बेटर रहते हैं, और मुझे भी नहीं पता कि आज का नावल कैसा है, लेकिन मैं पढ़ दूँगी। तो लेकिन क्योंकि मुझे अब पढ़ना है, और मैं अब एक तो बहुत ज़्यादा वो आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा आवाज़ार हुई हूँ चीज़ों से। तो बहुत कुछ चल रहा होता है लाइफ में, हर एक बात नहीं बताई जा सकती। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं, तो आप लोग दुआओं में याद रखिएगा। और बाकी ये नॉवेल्स तो चलते ही रहेंगे। मैं आप लोगों के साथ कब से हूँ, आई थिंक सो मुझे तीसरा साल है आप लोगों के साथ। और शायद मे बी मुझे कौन सा रमज़ान है, एक तो मुझे तीसरा रमज़ान ही हो शायद आप लोगों के साथ, या दूसरा रमज़ान हो। तीसरा रमज़ान ही होना है आप लोगों के साथ मुझे। हाँ, तो बस यही है कि अल्लाह सब अच्छा कर दे। तो बस ऐसे ही नॉवेल्स का टाइम मैं निकाल लूँगी आप लोगों के लिए कि इस टाइम मैं रिकॉर्डिंग कर लिया करूँगी। दिन के टाइम रिकॉर्डिंग, एक तो रोज़ा होगा, दूसरा सही भी नहीं लगता कि मैं नॉवेल्स पढूँ। मैं फिर कुरान पाक की तिलावत ही करती हूँ सुबह के टाइम में, और बाकी ज़िक्र वगैरह, अज़कार वगैरह जो भी होते हैं, बाकी डेली बेसिस पर जो काम हो वो कर लिए। तो नॉवेल्स मैं अवॉइड करती हूँ उस टाइम में, इस टाइम में पढ़ लेती हैं। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस नावल को बगैर किसी देर के। हर तरफ सन्नाटों का राज था। रात की तारीकी में दो हियोले तेज़ तेज़ कदम उठाते आगे बढ़ रहे थे। रात की तारीकी में वो दोनों रात का ही हिस्सा लग रहे थे। भाभी जल्दी चलिए, अगर सैफ़ी भैया आ गए तो हमारी खैर नहीं है। विशाल, मुझे बहुत डर लग रहा है, आओ लौट चलें। भाभी, अब तो सिर्फ 2 मिनट की दूरी है, अब हम ऐसे ही वापस नहीं जाएंगे। विशाल, अगर उसने हमारी बात ना मानी तो हम क्या करेंगे। ब्लैक अबाया में दोनों की सिर्फ आंखें नज़र आ रही थी। दोनों उस वक्त डर, खौफ और बेयकीनी जैसी सूरत हाल से दो चार थी। न जाने जिसके पास मदद के लिए जा रहे थे वो उनकी मदद करेगा भी कि नहीं। आखिर वो भी तो सैफ़ी का सबसे अच्छा दोस्त और उसका चौधरी साहब था, जिस पर सैफ़ी आंखें बंद करके यकीन करता था। क्या वो आज उन दोनों की वजह से सैफ़ी से झूठ बोलेगा। अब दोनों के कदम सुस्त पड़ गए। सामने ही चौधरी अजलान का डेरा था। जिस वक्त सारा गांव अंधेरे में डूबा सो रहा था, उस वक्त उस डेरे पर दिन का सा समा था। मिशाल एतमाद से चल रही थी, जबकि उसके पीछे चलती अरीबा को अपने पैरों से जान निकलती महसूस हो रही थी। डेरे के पास पहुंचकर सामने खड़े गार्ड्स को मिशाल ने अजलान चौधरी से मिलने को कहा, तो उन दोनों ने सर से पैर तक उन दोनों को देखा। क्यों मिलना है? कुछ काम है।
उनमें से एक गार्ड अंदर की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आया और उन दोनों के लिए गेट वा कर दिया। अंदर एक और आदमी खड़ा था। उसने उन दोनों को सामने मौजूद कमरों में से एक कमरे में जाने को कहा। वो कमरे में दाखिल हुई तो अजलान चौधरी करोफर से टांग पे टांग जमाए बैठा था। वो अपने पीछे खड़े अपने ख़ास आदमी पाशा को मोबाइल पर कुछ दिखा रहा था। उन दोनों के अंदर दाखिल होने पर उसने बगैर देखे उन दोनों को हाथ के इशारे से सामने पड़ी चारपाई पर बैठने को कहा। मिशाल और अरीबा आज पहली बार अजलान चौधरी को देख रही थी, जो कि ब्लैक कमीज शलवार में मलबूस, गले में ग्रे चादर डाले बेनियाज सा बैठा था। बोलिए, क्या मसला है जो इस वक्त आप लोगों को यहाँ आना पड़ा? मिशाल ने अरीबा को बोलने का इशारा किया। अरीबा ने कांपती आवाज़ में बोलना शुरू किया। मैं सैफ मंसूर की मनकू हूँ। कल आप ने जिस शख्स को हमारे घर के करीब से पकड़ कर लाए हैं, जिसके बारे में सैफ ने बताया कि वो किसी लड़की के पीछे साथ वाले गांव से आया, वो लड़की मैं हूँ। मेरा उस शख्स से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो मुझे और मेरी माँ को वहाँ तंग करता था, इसलिए हम लोग वो गांव छोड़कर यहाँ चले आए। लेकिन मैं चाहती हूँ इस बात का सैफ को पता ना चले। क्यों? उसके क्यों के जवाब में अरीबा खामोश हो गई। क्योंकि उस शख्स के पास मेरी किसी शादी में खींची गई तस्वीर है और अगर उसने सैफ को वो दिखा दी तो वो मुझे छोड़ देगा। अब वो कुछ भी ना बोला। जब उनके दरमियान खामोशी के सिलसिले ने तोल पकड़ा तो मिशाल बोली, चलो भाभी चलें। उसने गुस्से भरी नज़र अजलान चौधरी पर डाली। वो समझ गई कि वो उनकी मदद नहीं करेगा। उसकी आवाज़ पर अजलान चौधरी ने नज़र उठाकर उसकी तरफ देखा, जो दूसरी लड़की का हाथ पकड़े उसे चलने के लिए बोल रही थी। अजलान चौधरी ने अपनी बड़ी बड़ी भूरी आंखें उस लड़की पर जमा दी। पाशा, उन लोगों को इनके घर तक छोड़ कर आओ। मिशाल गुस्से में अरीबा को खींचती वहाँ से ले गई। वापसी का सफ़र पाशा की मौजूदगी की वजह से खामोशी में कटा। घर का ताला खोलकर वो अंदर दाखिल हुई तो अरीबा चारपाई पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। मिशाल अबाया उतार कर उसके बराबर बैठ गई। भाभी, आप परेशान ना हो, मैं भाई को समझा लूँगी। अरीबन ने नफ़ी में सर हिलाया। वो मेरा यकीन नहीं करेगा। आप ऐसे ही वहमी हो रही हैं। कुछ नहीं होगा। तुम पहले मुझे ना ये आप जनाब कहना छोड़ो। ना जी ना, मैंने तो आज के बाद भाभी ही कहना है। मुझे सैफ़ी भैया की तरफ से सख्त किस्म के ऑर्डर हुए हैं कि चूँकि आप मोहतरमा मुझसे उम्र में पूरे 3 साल बड़ी हैं, इसलिए मुझे आपको अदब से बोलना चाहिए। तभी अंदर से सकीना आंटी की खांसने की आवाज़ आई तो मिशाल रोती अरीबा पर एक नज़र डालकर अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई। ग्लास में पानी डालकर उन्हें सहारा देकर ग्लास उनके लबों से लगा दिया। हलक में पानी जाते ही उनका खांसी का दौरा ख़त्म हो गया। उन्होंने एक तशक्कुर भरी नज़र मिशाल पर डाली और आंखें मूंद ली। दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ सुनकर मिशाल बाहर आई तो अरीबा दरवाज़ा खोले खड़ी थी, जबकि सामने सैफ मंसूर खड़ा था। मिशाल को भेजो। उसकी बात सुनकर मिशाल पहले ही बाहर आ गई और अरीबा को गले लगाकर बाहर आकर सैफ की गाड़ी में बैठ गई, जबकि उसके पीछे आता सैफ वापस पलटकर दरवाजे तक गया, जहां अरीबा खड़ी उन्हें जाता देख रही थी। सुनो। सैफ की आवाज़ पर अरीबा ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। तुम रोती रही हो? उसकी बात पर उसने नज़रें चुरा ली। नहीं, मैं तो नहीं रोई, वो अटक अटक कर बोली। उसकी बात पर वो गर्दन इस बात में हिलाता हुआ गाड़ी में आकर बैठ गया। उस पर एक अलविदाई नज़र डाली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। पाशा, जी छोटे चौधरी, ये दूसरी लड़की सैफ की बहन थी? जी चौधरी जी। पाशा बाअदब बना खड़ा था। नाम क्या है? मिशाल। आज के बाद ये नाम किसी की ज़बान पे नहीं आना चाहिए। पाशा बात समझता हुआ इस बात में सर हिला गया। सामिया चौधरी शहर से MSc करके लौटी थी। वो अजलान चौधरी की बचपन की मंग है। शुजा चौधरी और ज़ारा की इकलौती लाडली बेटी, नाजो नाम से पली बड़ी, इंतहा की खुदसर और मुंह फट। लेकिन अजलान चौधरी के लिए उसकी मोहब्बत किसी से ढकी छुपी नहीं थी। इसलिए फैसला हुआ था कि इस बार वो घर लौटेगी तो धूमधाम से उनकी शादी कर दी जाएगी। वो जब भी हवेली आती थी हर तरफ रौनक हो जाती थी। अजलान चौधरी की दादी सुरैया बेगम बहुत ही खुदपसंद औरत थी। गाँव के लोगों की औकात उसकी नज़र में 2 कौड़ी की भी नहीं थी। जब दिल चाहे किसी भी घर की औरतों को बुला कर अपने घर के काम करवा लो और साथ में हाथ पे कुछ रखते हुए 100 बातें भी सुनाना। अपने मुलाजमों को तो वो मुंह ही नहीं लगाती थी। सामिया चौधरी और अजलान चौधरी में भी अपनी दादी का अक्स नज़र आता था। उस वक्त सब लोग अजलान की दादी, जिन्हें सब बीजान कहकर पुकारते थे, सब लोग उनके कमरे में मौजूद थे। अजलान चौधरी भी मामूल की तरह अम्मा भी के कमरे में आया, लेकिन पहले ही मोड़ पर सामिया से टकरा गया, जो उसे सामने देखकर शर्माई घबराई सी खड़ी थी। अजलान चौधरी सलाम करके बेजान की तरफ बढ़ गया। दूसरी तरफ हमेशा की तरह उसके रूट रवैये पर सामिया का पारा हाई हो चुका था और वो वहाँ से वॉकआउट कर चुकी थी। अजलान चौधरी में बिगड़े हुए रईस ज़ादों वाली तमाम बातें मौजूद हैं। अजलान चौधरी
चौधरी हाकिम अली का लाडला पोता है। उनके लाडले बेटे चौधरी सिकंदर का बेटा है। सिकंदर चौधरी और शुजा चौधरी और अजलान चौधरी उस वक्त हाकिम अली चौधरी के कमरे में मौजूद थे। बाबा, आपने अजलान को बहुत छूट दे रखी है। आप जानते हैं कल इसने मेरे दोस्त के बेटे को बहुत बुरी तरह से मारा है। आज उसकी के पास कॉल आई थी, वो बहुत नाराज़ है। हाकिम अली ने अजलान की तरफ देखा। अजलान बेटा बोलो, बाप को जवाब दो, क्यों किया है आपने ऐसा? दादाजी, उसने हमारे गांव की लड़की के साथ बदतमीज़ी की थी। सिकंदर, सुन लिया है? अपने दोस्त को बताना, आज के बाद अगर उसके बेटे ने ऐसी कोई हरकत की तो वो यहाँ से ज़िंदा नहीं जाएगा। बाबा, आप बेजा इसकी हमायत कर रहे हैं। हाकिम हुक्म अली ने एक नज़र अजलान पर डाली। तुम दोनों तो पता नहीं किस पर चले गए हो, लेकिन मेरा पोता मेरा गरूर है। और हाँ, मैंने फ़ैसला किया है कि इस बार साम्या और अजलान की बाकायदा मंगनी कर लेते हैं और फिर इलेक्शन के बाद शादी भी हो जाएगी। उनकी इस बात पर सिकंदर और शुजा खुश हो गए, जबकि अजलान कुछ भी कहे बगैर वहाँ से उठकर चल दिया। सामिया चौधरी की तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना था। उसका ख्याल था कि जब भी कोई ऐसी बात होगी अजलान मना कर देगा, लेकिन उसका चुपचाप मान जाना उसके लिए बहुत ही खुशकुन था। विशाल गांव की पगडंडी पर पहुंची तो सामने ही चौधरी अजलान खड़ा था, जबकि उसके आदमी पाशा ने एक लड़के जो को जोदो कोब किया हुआ था। मिशाल एक दरख्त की ओट में हो गई। चौधरी अजलान गाड़ी के साथ टेक लगाए सिगरेट फूंक रहा था। वो वहाँ ऐसे खड़ा था जैसे उसके सामने हो रहे मंजर से वो कतई बेखबर है। मिशाल ने अब उससे नज़रें हटाए पाशा की कार्रवाई मुलाहिजा करने लगी। पाशा ने उस लड़के की गर्दन पर चाकू रखा तो मिशाल दोनों आंखें मीच गई। थोड़ी देर के बाद उसने आंखें खोली तो सामने कुछ भी नहीं था अजलान चौधरी की गाड़ी के सिवा। मिशाल ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नज़र ना आया। वो जाने के लिए मुड़ी तो किसी से टकराते टकराते बची। उस शख्स के चेहरे पर नज़र पड़ते वो जर्द पड़ गई। वो मुंह में सिगरेट दबाए, हाथों में पिस्टल थमाए उसे चेक कर रहा था। मिशाल के देखने पर उसने आंख उठाकर उसे देखा। क्या कर रही हो यहाँ तुम? कुछ नहीं, उसने एक तेज़ नज़र मिशाल के चेहरे पर डाली। तो फिर निकलो अपने घर की तरफ, और आज के बाद इस रास्ते से नहीं जाना। वो उसे तनबीह लहजे में वार्निंग दे रहा था। मिशाल ने अपनी चादर ठीक की और घर की तरफ भागने के अंदाज में चलने लगी। पीछे खड़े अजलान चौधरी के चेहरे पर उसकी घबराहट देखकर मुस्कुराहट दौड़ गई। पाशा, जी चौधरी साहब। अजलान चौधरी को ये लड़की चाहिए, बस एक रात के लिए। हुक्म की तामील होगी चौधरी जी। अजलान के हाथ में आज जला सिगरेट फेंकता वहाँ से चल दिया। सैफ आज फिर घर नहीं आया था। मिशाल कब से उसके इंतज़ार में चक्कर काट रही थी। वो जब भी कहीं जाता था उसे बता कर जाता था ताकि वो घर में अकेली न रहे। अब रात के 9 बजने वाले थे, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। वो अपनी सोचों में बैठी थी, तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। मिशाल ने सैफ़ी का सोचकर दरवाज़ा वार कर दिया, लेकिन सामने पाशा खड़ा था। मिशाल दरवाजे की ओट में हो गई। तुम आओ मेरे साथ चलो, सैफ़ी को गोली लगी है, उसने तुम्हें बुलाया है। विशाल का तो भाई का सुनकर हवास ही काबू में न रहे। वो आंसू बहाती जल्दी से अंदर से चादर लेकर दरवाजे को ताला लगाकर बाहर निकल आई। पाशा के साथ गाड़ी में बैठने के थोड़ी देर बाद उसे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, लेकिन वक्त हाथ से निकल चुका था। उसने ड्राइविंग सीट पर देखा तो पाशा की जगह वहाँ कोई और था, लेकिन इससे पहले वो कुछ समझती उसका दिमाग अंधेरे में डूब चुका था। उसको जिस वक्त होश आया उसने खुद को नरम गरम बिस्तर में पाया। वो तेज़ी से उठी और दरवाजे की तरफ भागी, लेकिन वो लॉक था। काफ़ी देर दरवाज़ा पीटने पर भी जब बाहर से कोई आवाज़ ना आई तो मिशाल वहीं बैठ गई और घुटनों पर सर रखकर बेआवाज़ रोने लगी। उसे रह रहकर सैफ का ख्याल आ रहा था, न जाने वो कहाँ था। तभी दरवाज़ा खुला और अजलान चौधरी चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट के साथ कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर मिशाल का फिशारे खून बढ़ा और वो चील की तरह उस पर झपटी। उसके मुंह पर नाखूनों से वार करने के बाद उसने उसका गिरेबान पकड़ लिया, लेकिन अब वो संभल चुका था। उसने उसके दोनों हाथों को अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया और उसे दरवाजे के साथ पिन कर दिया। गुस्से से मिशाल का चेहरा लाल पड़ गया। उसने पूरी ताकत लगाकर अपने हाथ उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाए और उसके सीने पर हाथ रखकर उसे ज़ोरदार धक्का दिया, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसने एक गहरी शांत नज़र मिशाल पर डाली। मिशाल का दिल किया उसकी आंखें नोच ले। मिशाल ने उसे थोड़ा सा पीछे हटते देखकर वो उसकी साइड से निकली, और इससे पहले अजलान कुछ समझता उसने बैठ के साइड टेबल से एक बाहरी वाज उठाया और खींच के सामने मौजूद शीशे पर मारा, जिससे शीशा कहीं टुकड़ों में तकसीम हो गया। वाज हाथ से फेंक कर उसने शीशे का एक टुकड़ा उठा लिया। अगर मेरी तरफ एक और कदम बढ़ाया तो मैं खुद को ख़त्म कर दूंगी। इसी दौरान मिशाल की चादर कहीं गिर गई। उसके सुनहरी बाल बिखर गए। उसका सरापा नुमाया हो गया, जो अजलान चौधरी के जज्बात को बढ़ावा दे रहा था। लेकिन उसने गौर किया, उसके आंसू उसके गालों पर लड़ी की तरह गिर रहे थे।
अजलान चौधरी ने आगे बढ़कर चादर उठाई और दूर से ही उसकी तरफ उछाली। विशाल ने जल्दी से चादर लेकर अपनी गिर लपेट ली, लेकिन इस दौरान उसका ध्यान भटका और अजलान चौधरी उसके सर पर पहुंच चुका था। उसने उसका शीशे वाला हाथ पकड़ लिया और एक झटका दिया और शीशा दूर जा गिरा। उसने मिशाल के बालों को एक ज़ोरदार झटका दिया, जिससे मिशाल की दबी दबी सी चीखें निकली। मिशाल ने उससे अपना आप छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सब बेसुध रहा। इसी दौरान विशाल के गले में पड़ा हार्ट शेप वाला लॉकेट खोला और उसमें से सैफ की तस्वीर अजलान की आंखों के आगे लहराई, तो उसने धक्का देकर मिशाल को बेड पर फेंका। इससे पहले मिशाल कुछ समझती वो बैरूनी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। जल्दी से बाहर आ जाओ ताकि तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊँ। पीछे मिशाल हैरत का बुत बने उसे देखने लगी। अजलान शाह ने रोती धोती मिशाल को झुंझला कर देखा। अब क्या मसला है? छोड़ तो रहा हूँ तुम्हें तुम्हारे घर। मिशाल ने एक नज़र उस कठोर शख्स पर डाली। उसकी इस शख्स से नफरत में और इजाफा हुआ, जबकि अजलान शाह अपनी बदलती हालत पर खुद ही झुंझलाया हुआ था। उसे लग रहा था ये लड़की उसके हवासों पर छा रही है। उसने ड्राइविंग करते हुए एक नज़र उस पर डाली। ब्लैक चादर में उसकी दोधिया रंगत कुछ और नुमायाँ हो रही थी। अजलान शाह ने अपनी नज़रें फेर ली। मुबादा उसे छोड़ने का फैसला वो बदल न दे। उसे घर के दरवाजे पर उतारकर जहन से गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। उसे अपने आप से वहशत हो रही थी। उसने बहुत सी लड़कियों के साथ रातें गुजारी थी, लेकिन उनकी मर्जी से उसे लगा था वो उसे भी मना लेगा, लेकिन ये लड़की तो जंगली बिल्ली थी जिसने उसे नोचना शुरू कर दिया। काफ़ी देर गाड़ी को ऐसे ही दौड़ाते एक जगह पर उसने गाड़ी रोकी और सिगरेट सुलगाकर मिरर में अपने मुंह और गले पर मौजूद मिशाल के नाखूनों के निशान देखने लगा। जंगली बिल्ली, वो मुंह ही मुंह में बुड़बड़ाया। उसका दिलकश सरापा उसकी आंखों में लहराया तो खुद ब खुद उसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। वो ताला खोलकर अंदर दाखिल हुई तो खुद को घसीटती हुई कमरे तक ले गई और बेड पर गिर गई। वो बेआवाज़ रोने लगी। ना जाने किसकी दुआओं से वो आज बच गई थी। वो जल्दी से उठी और वज़ू करके जानमाज पर खड़ी हो गई। उसका रोम रोम रब का शुक्र बजा लाया था जिसने उस शैतान के दिल में उसके लिए रहम डाला और वो बाइज्जत वापस अपने घर लौट आई। रात के पिछले पहर सैफ घर आया। मिशाल ने नींद का बहाना करके दरवाज़ा खोलकर वापस लेट गई। सुबह वो बुखार में भनक रही थी। सैफ को अजलान के किसी काम से शहर जाना था। उसने अजलान को कॉल करके बताया कि मिशाल बीमार है, इसलिए वो नहीं जा सकेगा। अगले 10 मिनट में वो सैफ के घर के बाहर था। मिशाल को तो कोई होश नहीं था कि वो किसके साथ हॉस्पिटल आई, जबकि अजलान चौधरी की आंखें किसी मकनातीस की तरह उसके सरापे से चिमट गई थी। वो सुस्ती से बिस्तर पर पड़ी थी। सूरज सवा नेज़े पर पहुंच चुका था। सूरज की किरणें छमछम अंदर आ रही थी। दरवाज़ा खुला होने की वजह से सहन का मंजर वाज़ेह था, जहां पड़ी एक लौती चारपाई पर सैफ बैठा अखबार की वर्कगर्दानी कर रहा था। साथ साथ एक आध नज़र अध खुले दरवाजे पर भी डाल देता, जहाँ से नज़र आ रही चारपाई पर मिशाल सो रही थी। थोड़ी देर के बाद वो पाँव में चप्पल अड़सते उसके सर पर पहुंचा। पेशानी पर हाथ रखकर बुखार चेक किया। मिशाल ने उसे देखकर आंखें मूंद ली, मुबादा वो उसकी आंखों से कोई और कहानी न पढ़ ले। मिशाल बेटा उठ जाओ अब। मिशाल ने झट से आंखें खोली और जल्दी से उठ गई। आपने नाश्ता किया है? नहीं, मैं बाहर से लेकर आया हूँ, लेकिन तुम्हारे उठने का इंतज़ार कर रहा था। चले फिर साथ नाश्ता करते हैं। वो दोनों छोटे से बने किचन में आ गए, जहाँ उनकी ज़रूरत की हर चीज़ थी। मिशाल ने नाश्ता लगाया तो सैफ बहुत रग़बत से खाने लगा, जबकि मिशाल बस उसका साथ दे रही थी। मिशाल, तुम और अरीबा आज बड़ी हवेली चली जाना। बीजान ने बुलाया तुम लोगों को। अजलान के सामया से मंगनी हो रही है ना, तो काम भी ज़्यादा है। वैसे तो मैं तुम लोगों को कभी ना भेजता, लेकिन चूँकि मेरे यार की मंगनी है इसलिए चली जाना। मिशाल के चेहरे पर नापसंदीदगी देखकर उसने तफसील से बताया। मिशाल और अरीबा गुलबानों के साथ किचन में खाना बना रही थी। आज हवेली में खूब चहल पहल थी। मिशाल मुतमईन थी कि किचन में कोई मर्द नहीं आता था। तभी ज़हरा बेगम वहाँ चली आई और मिशाल को हुक्म दिया कि वो सामिया के लिए कॉफ़ी लेकर उसके कमरे में दे आए। मिशाल सोच में पड़ गई कि क्या करे। फिर चादर से अच्छी तरह चेहरा छुपाकर किचन से निकल आए। सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर पहला कमरा सामिया का था। मिशाल दस्तक देकर अंदर दाखिल हुई तो वो अपनी किसी दोस्त से महवे गुफ्तगू थी। उसे कॉफ़ी देते हुए सामिया का हाथ कप को लगा, जिसे कॉफ़ी छलक कर उसके कपड़ों पर गिर गई। जाहिल लड़की, ये क्या कर दिया? मेरा नया ड्रेस ख़राब कर दिया। वो गज़बनाक होकर मिशाल की तरफ बढ़ी और एक थप्पड़ उसके गाल पर जुड़ दिया। मिशाल गाल पर हाथ रखे सकते में रह गई, जबकि सामिया वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। मिशाल आंसू पीती तेज़ी से निकले और सामने से आते अजलान चौधरी के सीने से टकरा गई। इसी दौरान उसकी चादर उसके चेहरे से खिसक गई। मिशाल ने सर उठाकर सामने वाले को देखा तो उसे लगा आज उसे कोई नहीं बचा सकता। वो पूरी जान से कांप रही थी, जबकि अजलान चौधरी सीने पर हाथ रख के पुरशौक नज़रें उसके ढके छुपे सरापे पर मरकूज थी। मिशाल ने बेजान कदमों से उससे पास गुजरकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी, लेकिन गुजरते गुजरते भी उन दोनों का कंधा टकरा गया।
वो खुद को घसीटती हुई किचन में लाई और सामने पड़ी कुर्सी पर किसी बेजान शय की तरह टिक गई। जबकि अजलान चौधरी अपनी जगह पर मुंजमद हो गया। वो उसकी खुशबू को अपने अंदर उतारने लगा। आंखें बंद किए बार बार एक ही मंजर उसके सामने आ रहा था। वो अभी भी अपने सीने पर उसे महसूस कर रहा था। रैकिंग के साथ टेक लगाए आंखें मूंदे वो खड़ा रहा। कुछ याद आने पर उसने झट से आंखें खोल ली। वो अपने जज्बों की शिद्दत से खुद ही डर गया। उसने सर झटका और तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर गया। अरीबा की नज़र कुर्सी पर बैठी मिशाल पर पड़ी तो वो तेज़ी से उसके करीब आई। मिशी, क्या हुआ है? कुछ नहीं, उसने नज़रें चुराई। अरीबा ने ग्लास में पानी डालकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये पी लो, तुम अभी बीमारी से उठी हो। उसी वक्त बाहर से अजलान के बोलने की आवाज़ आई और मिशाल की सांस सीने में अटकने लगी। अम्मा भी अजलान के चेहरे पर मौजूद निशानों को देखकर उनकी बाबत पूछ रही थी। तभी मिशाल को उसकी आवाज़ सुनाई दी। कुछ नहीं अम्मा भी, एक जंगली बिल्ली ने पंच मारे हैं। उसकी बात पर वहाँ मौजूद सब खिलखिला कर हंस दिए। जबकि उसकी बात को समझती मिशाल के अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। तभी वो किचन में दाखिल हुआ और एन मिशाल की चेयर के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसकी मुखातिब गुलबानो थी, जबकि नज़रें मिशाल के सरापे में उलझी हुई थी। गुलबानो, एक कप कॉफ़ी बना दो, स्ट्रॉन्ग सी, ये कहकर वो चल दिया। जबकि मिशाल ने एक गहरी सांस खारिज की। रात अपने पर फैलाए हर चीज़ को तारीकी में ले चुकी थी। बड़ी हवेली में खामोशियों का राज था। आधी से ज़्यादा रात गुजर चुकी थी, लेकिन एक वो था जिसका चैन, सुकून, नींद सब कुछ उससे रूठ गया था। पिछले 2 घंटे से वो सिगरेट पे सिगरेट फूंक रहा था। कल उसकी सामिया चौधरी से मंगनी थी, जबकि उसने अपनी ज़िंदगी में तो एक रोग पाल लिया था। आंखें बंद करता था तो सामने बस वो डरी सहमी सी आंखें आ जाती थी। उसकी आंखों के गिर्द से हल्के पड़ गए थे, जैसे वो सालों का बीमार हो। जब से वो इस हवेली से होकर गई थी, उस दिन से अजलान चौधरी की रातें ऐसे ही जागते हुए गुजर रही थी। जो ही आंखें बंद करता, सामने काली चादर से झांकती 2 नम आंखें छम से उसके तस्वुर में उतर आती और फिर उसके दिल में एक दर्द सा जाग उठता। वो कहीं दिन से डेरे पर भी नहीं गया था। वो उस दिन को कोस रहा था जिस दिन उसने पाशा को उस लड़की को लाने के लिए कहा था। आज पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। अजलान चौधरी की मंगनी के साथ साथ इस बात का भी ऐलान किया गया कि इस बार वो इलेक्शन भी लड़ेगा। सैफ ने आज काफ़ी दिनों के बाद अजलान को देखा तो हैरान रह गया। यार, तुझे क्या हो गया? मुझे क्या होगा? उसने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। ये आंखों के गिर्द हल्के, ये रफ फुलिया, कुछ तो हुआ है क्या? अरे यार, तुझे वैसे ही वहम हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हुआ है। चलो, तुम कहते हो तो मान लेता हूँ। इलेक्शन की तैयारियां पूरे ज़ोर शोर से चल रही थी। हर तरफ बैनर्स और पार्टी झंडे लहरा रहे थे। अजलान चौधरी सब कुछ भुलाकर इलेक्शन कैंपेन में जुट गया था। घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रहा था। लोगों की हर तरह की मदद की यकीन दहानी करवाई जा रही थी। मुकाबिल उम्मीदवार भी बहुत मजबूत था। अजलान के मुकाबले में उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा था। वो एक मंझा हुआ सियासतदान था। दोनों ही एक दूसरे पर बढ़ती ले जाने के चक्कर में बढ़ चढ़ कर दावे और वादे कर रहे थे। मिशाल अपनी ही दुनिया में मस्त थी। वो अपने अब स्कूल जाते हुए बहुत एहतियात से जाती थी। उसने ज़िद करके सैफ को मजबूर किया था कि अब शाम के वक्त वो उसे लेने खुद आया करे। वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करती थी, जो कि एक एनजीओ चला रही थी। इसके अलावा उस एनजीओ के ज़रिए से गांव में एक डिस्पेंसरी भी मौजूद थी, जो लोगों को सेहत की फ्री सहूलियात देती थी। आज इलेक्शन को सिर्फ 2 दिन रह गए थे, इसलिए उन्हें स्कूल में छुट्टियां दे दी गई थी। वो काफ़ी देर सैफ का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो नहीं आया तो अल्लाह का नाम लेकर अकेले ही चल पड़ी। आज तो जगह जगह लोग खड़े थे। कोई किस उम्मीदवार के बैनर्स लगा रहा था और कोई किसी के। सब अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार की हमायत में मैदान में कूद पड़े थे और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे कि उनका उम्मीदवार ही अहल है। वो अपने घर से थोड़ा दूर थी जब उसके पास एक ब्लैक मर्सिडीज़ आकर रुकी। मिशाल डरकर पीछे हो गई। तभी ड्राइविंग सीट वाली साइड का दरवाज़ा खुला तो सामने ग्रे कुर्ता शलवार में मलबूस, आंखों पर सन ग्लासेस चढ़ाए अजलान चौधरी नीचे उतरा। ग्लासेस उतारकर हाथों में लेते हुए अपनी गहरी भूरी आंखें उसके वजूद पर जमा दी। विशाल ने अपने आसपास देखा, लेकिन उस वक्त वहाँ पर कोई भी नहीं था। उसे अजीब खौफ महसूस हुआ। अजलान चौधरी ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो वो उल्टे कदमों चलने लगी। उसके डर और घबराहट पर उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने बड़ी अदा से एक तरफ अपना सर झटका। तो मिस मिशाल मंसूर, क्या आपका वोट मुझे मिलेगा? मिशाल ने नफ़ी में सर हिलाया। कोई बात नहीं, जीत तो मेरी ही होगी, लेकिन ये जो दिल है ना, ये हमक हमक कर बस आपकी तरफ दौड़ता है। मिशाल ने हैरान और परेशान नज़रों से उसे देखा। खैर, अभी चलता हूँ, लेकिन हाँ, वादा रहा, जीत कर पहली मुलाकात आपसे ही होगी। ये कहकर वो गाड़ी में बैठा और जन से गाड़ी आगे बढ़ा ले गया। इलेक्शन वाले दिन सारा दिन मिशाल घर में ही बंद रही। सैफ के पूछने पर उसने बताया कि वो अरीबा के साथ जाकर वोट दे आई है। आज वो अरीबा के घर आई थी क्योंकि ये तो तय था कि सैफ भैया ने
आज घर नहीं आना है। वह हर नमाज के साथ दुआ कर रही थी, अल्लाह करे अजलान चौधरी तुम्हें शिकस्त हो। लेकिन सारी दुआएं कहाँ कबूल होती हैं। रात को 9 बजे ही गांव में जश्न शुरू हो गया था, अजलान चौधरी की जीत का जश्न। अजलान चौधरी की जीत के बाद पूरे गांव में मिठाइयाँ तकसीम की जा रही हैं और एक तुम हो जो मुँह लटकाए बैठी हो। जी हाँ, क्योंकि मैंने उस गुंडे अजलान चौधरी को वोट नहीं दिया है। चुप, बिल्कुल चुप। जानती है ये बात तुम्हारे सैफी भाई के कानों में पड़ गई तो तुम्हारी खैर नहीं है। जी जानती हूँ, लेकिन ये भी जानती हूँ उन्हें आज घर आने की फुर्सत कहाँ से मिलेगी। आज उनके चौधरी अजलान साहब इलेक्शन जो जीत गए हैं। वैसे इतना अच्छा तो है वो, तुम्हें उससे क्या मसला है? कोई एक हो तो बताऊँ। पहली बात, हमारे भाई को उसने अपने जैसा गुंडा बना दिया और ना जाने कैसी मोहब्बत के जाल में फंसा लिया कि वो उसके कामों में घर को बुलाए, कहीं कहीं दिन घर नहीं आते। और सबसे जो बुरी चीज़ है इसमें वो है उसका सामिया चौधरी का मंगेतर होना। और तीसरी वजह मैं बता नहीं सकती, वो मुँह ही मुँह में बुड़बड़ाई। अरे जलिया, तुझे उससे कैसा बैर है? वो तो बहुत भली है, बस थोड़ा गुस्से की तेज़ है। अब की बार जवाब अरीबा की वालदा की तरफ से आया था, जो कि बहुत साल हवेली वालों के काम करती रही थी। विशाल मंसूर ने बहस करना ला हासिल समझा और उठकर छत पर आ गई, जहाँ से सारे गांव में हो रही आतिशबाजी से आज गांव रोशनी में नहाया हुआ था। तभी उसे फिर से वो चौधरी आंखों के सामने आ गया जो उसे नहर के किनारे सैफी भाई के साथ मिला था। ब्लू कलर की कमीज शलवार में घोड़े पर सवार, कंधे पर बंदूक टिकाए, जंगल में शिकार के लिए जा रहा था। उसके पास से जाते हुए घोड़े की स्पीड आहिस्ता की और सैफी भैया के सामने तहक्कम से बोला, आज के बाद यहाँ नज़र ना हो। इस तरफ दूसरे गांव की हदूद है, खबरदार जो आज के बाद इधर नज़र आई तो। उस वक्त सोचकर भी मिशाल ने मुठ्ठियाँ भींच ली। तभी उसे अपने पीछे किसी की परछाई नजर आई। इससे पहले कि वो शोर मचाती या कुछ करती, किसी ने उसके मुंह पर हाथ रख लिया। उस शख्स का चेहरा देखकर मिशाल को उसके 2 दिन पहले के कहे गए अल्फाज याद आए। वो उसके मुँह पर हाथ रख के गहरी नज़रें उस पर टिकाए हंस दिया। कहा था ना, सबसे पहले तुम्हारे पास आऊँगा। जानना चाहोगी क्यों सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूँ? विशाल ने नफ़ी में सर हिलाया। वो उसके मुंह पर से हाथ हटाते हुए सर झुकाकर बोला, मुझे माफ़ कर दो, जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। विशाल ने मुंह फेर लिया। अगर माफ़ नहीं करोगी तो मैं रोज़ ऐसे ही आता रहूँगा और तुमसे माफ़ी मांगता रहूँगा। उसकी बात पर मिशाल को झटका लगा। उसने अफसोस से उसके झुके सर को देखा। मेरे माफ़ करने से क्या होगा? मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। अच्छा, आप जैसे बड़े लोगों के दिल कब से हम जैसे छोटे लोगों की बातों पर बेसुकून होने लगे? बस जब से आपको देखा है तब से ही। जवाब दर जवाब आया था। मिशाल ने दूर होती रोशनियों को देखा, जहाँ उस शख्स की खुशी में सारा गांव रोशन था और एक ये शख्स था जो रात के अंधेरे में उसके सामने खड़ा माफ़ी मांग रहा था। अल्लाह ने उसकी दुआ तो सुन ली थी। वो जीत तो गया था, लेकिन उसके पास उस जीत को महसूस करने के लिए दिल में सुकून नहीं था। जाओ अजलान चौधरी, मैंने तुम्हें अपने भाई के सदके माफ़ किया। हम जैसे छोटे लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम जैसा खुद पसंद शख्स माफ़ी का तलबगार है। अजलान चौधरी उसे देखता उल्टे कदमों चल रहा था। वो अपना दिल तो उसके पास ही छोड़े जा रहा था। तुम्हारे बिन तो अब अजलान चौधरी कुछ भी नहीं, और मेरा खुद से वादा है मेरी ज़िंदगी में बस तुम ही शामिल होगी, नहीं तो कोई और भी नहीं। उसने दिल में अहद किया और चुपके से उसकी एक तस्वीर अपने मोबाइल में कैद कर ली। उसे जल्दी से लाइक करें ताकि मिसाल स्कूल से आकर घर में बच्चों को ट्यूशन देने लगी, जिससे उसका वक्त अच्छा गुजरने लगा। सैफी भैया भी अब ज़्यादातर इस्लामाबाद में ही रहने लगे थे और मिशाल ने मुकम्मल तौर पर अरीबा को घर ही डेरा जमा लिया था। अजलान शाह ने अपनी सिक्योरिटी के लिए पाशा और सैफ को साथ रख लिया था। सैफ को अपने साथ इस्लामाबाद चलने की ऑफ़र करने से पहले उसने पूछा था कि वो मिशाल का क्या करेगा। फिर साथ ही उसने ऑफ़र भी की थी कि वो मिशाल को हवेली में बेजान के पास छोड़ दे। सैफ ने मिशाल से बात की तो वो अच्छे से ही अखड़ गई। आपने जहाँ जाना है जाइए, मैं अपने घर में ही रह लूँगी। आप मुझे कैसे ऐसे ही कहीं छोड़कर चले जाएंगे? सैफ भी सोच में पड़ गया कि बहन को घर में अकेले छोड़कर कैसे जाऊँ। लेकिन फिर अरीबा आ गई और उसने सैफ से कहा कि वो मिशाल की बिल्कुल भी फ़िक्र ना करे, वो उसे अपने घर ले जाएगी। लेकिन फिर भी सैफ ने पहले मिशाल की रजामंदी को मुकद्दम समझा कि अगर वो जाना चाहे तो ठीक, नहीं तो वो अजलान को मना कर देगा। लेकिन मिशाल भी भाई की मजबूरी समझती थी। वो सालों से उनके लिए काम कर रहा था, वहीं से कमा रहा था, तो अब उसे उसके साथ तो जाना ही था। आज सैफ भैया को गए पूरे 15 दिन हो गए थे और ये ज़िंदगी में पहली बार हुआ था जो वो इतने दिन के लिए घर से कहीं गया था। मिशाल 3 साल की थी जब उसके माँ और बाप गांव में होने वाले एक झगड़े में गोलियां लगने से मारे गए थे। इसके बाद वो और सैफ सकीना पुप्पो के घर चले गए। वो खुद बेवा औरत थी। अरीबा तब 6-7 साल की थी। मिशाल और वो दोनों सारा दिन खेलते रहते। सैफ ने पुप्पो के घर के हालात देखते हुए मैट्रिक के बाद अपने गाँव आ गया और चौधरी हुक्म अली के घर नौकरी कर ली। उनके छोटे मोटे काम करने लगा।
सैफ और अजलान हम उम्र थे, इसलिए उनके आपस में दोस्ती हो गई। और फिर सकीना पुप्पो को जब फालज का अटैक हुआ तो उन्होंने सैफ से कहा कि वो अरीबा से निकाह कर ले। सकीना के एहसानों का बदला चुकाने का इससे बेहतर मौका नहीं था, इसलिए सैफ ने हामी भर ली। और फिर सकीना पुप्पो लोगों को अपने साथ ही ले आया। और चूँकि अभी अरीबा की रुखसती नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें घर के पास ही एक घर लेकर दे दिया। वो चाहता था कि पहले मिशाल की शादी करे, लेकिन जब से वो इस्लामाबाद आया था उसने सोच लिया था कि मिशाल के लिए ही वो अरीबा को रुखसत करा कर घर ले आएगा। ठीक 1 माह बाद जब वो घर आया तो सब उसके आमद पर बहुत खुश हुए। पुप्पो भी उसके आने की खुशी में बाहर सहन में आकर बैठ गई। और फिर उसके कुछ कहने से पहले ही पुप्पो ने उससे बात कर ली कि वो अब अरीबा की रुखसती करना चाहती हैं। उनके बात पर सामने बैठी अरीबा शर्म से लाल हो गई और अंदर की तरफ भाग गई, जबकि मिशाल की तो खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। अगली सुबह सैफ मिशाल और अरीबा को अजलान चौधरी की गाड़ी में शहर लेकर आया और ढेर सारी शॉपिंग करवाई। अरीबा के लिए वलीमे का जोड़ा भी लिया। वापसी में गाड़ी में सैफ के साथ अजलान चौधरी भी मौजूद था। अरीबा और मिशाल जिस वक्त मॉल से बाहर निकली तो मिशाल की पहली नज़र फ्रंट सीट पर बैठे अजलान चौधरी पर गई, जो वाइट कलर के कमीज शलवार पर ब्लैक वास्केट जेबतन किए, कंधे तक आते बालों को पोनी में बांधे, आंखों पर सन ग्लासेस चढ़ाए बार बार घड़ी में वक्त देख रहा था। मिशाल पर नज़र पड़ते उसके चेहरे पर एक जानदार मुस्कुराहट दौड़ गई। मिशाल ने गैर इरादी तौर पर अपनी चादर दुरुस्त की। उसकी सरकत पर उसने मुस्कुराते हुए सर झटका। अजलान चौधरी को आज पता चला था कि खुशी किस चीज़ का नाम है। पिछले 1 माह से दिन रात बेचैनी में गुजर रहे थे, लेकिन उस लड़की को एक नज़र देख लेने के बाद उसके रगों पैर में सुकून सराहियत कर गया। उन दोनों के गाड़ी में बैठने पर सैफ ने गाड़ी आगे बढ़ा दी, जबकि अजलान चौधरी लापरवाह नजर आने की कोशिश करते हुए अपने मोबाइल पर मसरूफ़ हो गया। फिर सारा रास्ता खामोशी से ही कटा। सैफ और वो आपस में कोई ना कोई बात कर लेते थे, लेकिन वो दोनों खामोश ही रही। सैफ अपने घर के आगे गाड़ी खड़ी की और जल्दी से नीचे उतरकर सामान निकालकर अंदर रखने लगा। अरीबा भी उसकी मदद करने लगी। जिस वक्त मिशाल उतरने लगी, अजलान चौधरी बगैर मुड़े बोला, सुनो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। उसकी बात पर मिशाल ने एक सख्त नज़र उस पर डाली। उसकी नज़रों को महसूस करते हुए अजलान चौधरी ने भी उसकी तरफ देखा। दोनों की नज़रें मिली तो मिशाल ने नज़रें झुका ली। अजलान चौधरी ने एक पैकेट मिशाल की तरफ बढ़ाया, जबकि मिशाल ने सख्ती से मुठ्ठियाँ भींच ली, जैसे मबादा वो उसके हाथ के साथ आकर चिपक न जाए, और गाड़ी से उतरकर बगैर देखे घर के अंदर चली गई। जबकि अजलान चौधरी की नज़रों ने गेट तक उसका ताक़ुब किया। उसने एक गहरा सांस भरा और वो पैकेट वापस अपने हैंड कैरी में रख लिया था। ये तो तय था कि जो चीज़ उसके लिए ली है वो किसी भी तरह उस तक पहुँचाएगा। खुद से ज़िद लगाना भी कैसी अजीब सी कैफियत है। ना इंसान अपनी हर धर्मी से शिकस्त खा जाए तो अपनी ही नज़रों में शर्मिंदा हो जाता है। उसे आज सब्जियां उगाने का जोश चढ़ा था और वो खुरपी लिए अपने काम में मसरूफ़ थी। हाथ गंदे होने की वजह से फूंक मारकर पेशानी पर आते बाल हटाने की कोशिश कर रही थी। वो ब्लू कलर के सादा से कॉटन के जोड़े में मलबूस थी। वो नज़र हाथों पर जमाए अपने काम में पूरी तरह मगन थी। थोड़ी देर के बाद उसे अपने अकब में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। अपने अकब में मौजूद किसी ज़ी रूह का एहसास उसे इस वजूद से उड़ती खुशबू के ज़रिए हुआ था। वो खुशबू अपनी महंगी कीमत का एहसास चार सू फैला चुकी थी। उसने दुनिया की तमाम महंगी परफ्यूम के बारे में पढ़ रखा था और ये यकीनन ऐसे ही किसी ब्रांड की खुशबू थी। वो एकदम उठकर खड़ी हो गई। उसकी अपने घर मौजूदगी पर वो इतनी हैरत ज़दा थी कि आसपास के मंजर थोड़ी देर के लिए कहीं गायब हो गए। एहसास था तो सिर्फ ये कि वो उस वक्त उसके घर में मौजूद था, अपनी शान व शौकत, खूबसूरती, अपने बेहतरीन लिबास ज़ेबतन किए, और वो नाकाबिले बयान एहसास कमतरी में मुब्तला हो गई। हेलो। उसकी तरफ से कोई जवाब न पाकर वो क्यारी के पास रखी एक पुरानी जंगलूद कुर्सी पर बैठ गया, जबकि मिशाल ने जल्दी से गले में पड़ा दुपट्टा सर पर जमाया। अजलान चौधरी आज दूसरी बार उसे अपने सामने देख रहा था। ब्लू कलर के खेड़ों में गर्मी की तमाज़त से गुलाबी चेहरा, सफ़ेद हाथ मट्टी से लथड़े हुए थे। तभी उसे अपने पीछे सैफ भैया की आवाज़ सुनाई दी, अरे अजलान, कहाँ बैठ गए हो? आओ अंदर चलो। वो अपने लिए अंदर बढ़ गया, उसे लिए अंदर बढ़ गया और मिशाल को पानी लाने के लिए बोला। किचन तक पहुंचते पहुंचते उसने 100 तरह के मशरूब सोच लिए थे जो वो पीता था और उनकी हवेली में अक्सर मौजूद रहते थे, लेकिन ऐसा कोई मशरूब उसके घर में मौजूद नहीं था। वो फ्रिज खोलकर थोड़ी देर उसके अंदर मौजूद चीज़ों को देखती रही, फिर आड़ू के जूस का डिब्बा और सादे पानी की बोतल निकाल लाए। तेज़ी से एक गिलास में जूस और दूसरे में पानी अंडेलकर ट्रे में सजाए वो किचन से निकली। वो ड्राइंग रूम में जिस वक्त दाखिल हुई वो सैफ से बातों में मसरूफ़ था। ड्राइंग रूम को सजाने वाले का ज़ौक़ बहुत अच्छा है। ड्राइंग रूम की इकलौती खिड़की के पर्दे हटाकर बंद बांधते हुए मिशाल ने सुना,
ये हो क्या रहा है? उसने खिड़की के पार देखते हुए ठठक कर सोचा। विशाल ने लम्हा भर के लिए पलटी, उसकी बात सुनी और फिर कमरे से बाहर निकल गई। उसे एक बार फिर से नए सिरे से गुस्सा आया। ये क्यों आया यहाँ? मुझे मेरी औकात दिखाने आया है? जबकि अजलान चौधरी उसकी मोहब्बत में पूर डूब चुका था। आज वो सैफ की शादी के बहाने से यहाँ आया था। दरहकीकत वो तो बस उसको एक नज़र देखने आया था। इतवार का दिन शायद सबके लिए ही देर से शुरू होता है। मिशाल की आंख खुली घड़ी 10 बजने का ऐलान करते हुए उसका मुंह चिढ़ा रही थी। उसने रात को सैफी भैया से शर्त लगाई थी कि वो उनसे पहले उठेगी। उसने तेज़ी से बिस्तर छोड़ा और सैफ के कमरे की तरफ भागी, लेकिन वहाँ तो लग रहा था कोई सोया ही नहीं। वो नाउम्मीद होकर सुस्त कदमों से सेहन में आ गई। उसे आज सूरज पर भी गुस्सा आ रहा था। इतनी जल्दी क्यों निकल आते हो? मेरे पास होते ना, पानी की बाल्टी भर के तुम पर फेंकती, ताकि तुम ये जो आग बरसा कर हमें मार रहे हो, ये आग बुझ जाती। न जाने उसकी इस बात पर इतना गुस्सा था। असल में उसे उस सूरज में अजलान चौधरी ही नज़र आ रहा था। उसकी आंखों में भी तो ऐसी ही आग नज़र आती। उसको लगता है जलाकर भस्म कर डालेगा। तभी बैरूनी दरवाजे से सैफ पसीना पूंछता अंदर आता दिखाई दिया। मिशाल को देखकर उसने 2 उंगलियों से विक्ट्री का निशान बनाया। मिशाल मुंह बनाकर किचन में घुस गई। सैफ उसके पीछे किचन में ही चला आया और नाश्ता बनाने में उसकी मदद करने लगा। मैं पुप्पो की तरफ गया था। पुप्पो के मालिक मकान को बता दिया कि वो इस महीने घर खाली कर देगी। और हाँ, रुखसती के लिए जुमे का दिन तय पाया। तुम सोई हुई थी, नहीं तो तुम्हें भी साथ ले चलता। चलिए कोई बात नहीं, वैसे भी मैं चलकर क्या करती। अच्छा है अब अरीबा पुप्पो हम सब फिर से एक ही घर में रहेंगे। वो सच में बहुत खुश थी। बस मैं चाहता हूँ अब तुम्हें भी रुखसत कर दूँ। तौबा भाई, आपको तो मुझे इस घर से भेजने की बहुत ही जल्दी है। अरे झलिए, तुम्हारी शादी हो जाए तो मैं बेफिक्र हो जाऊँगा। अब की बार वो चुप हो गई थी। दिल चाह रहा था अजलान चौधरी की हरकत के बारे में उसे बता दे, लेकिन फिर उस बदमाश का क्या भरोसा, अगर भाई ही ना रहा तो। क्या हुआ, किधर खो गई हो? जी कहीं नहीं। आप क्या कह रहे थे? तुम्हारे लिए बीजान ने कुछ भेजा है, तुम्हारे कमरे में रखा है। सैफ ने उसे ये नहीं बताया कि ये गिफ्ट उसे दिया अजलान चौधरी ने। अगर बता देता तो वो समझ जाती कि ये किसने भेजा है। वो सर हिलाती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सामने एक डब्बा पड़ा था। डब्बा खोलने पर उसमें से रेड कलर का नफीस से काम वाली मैक्सी निकली, जैसे देखकर वो हैरत ज़दा रह गई। इतना खूबसूरत जोड़ा मेरे लिए भेजा है। साम्या टक टक करती अंदर आ रही थी। बाज़ औक़ात बीजान का दिल करता था कि साम्या के सारी सैंडल्स के नीचे कोई नरम सा तिल्ला लगवा दे, वो जो हर वक्त उनके दिमाग में एक टिक टिक का शोर रहता था। साम्या उनसे प्यार तो करती थी, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि घर के किसी कोने में बसे बुजुर्ग क्या करते हैं। साम्या के अजीबोगरीब फैशन से भी बीजान को सख्त एतराज़ होता था। आजकल तो उसने फटे पौंचों वाली शलवारें पहननी शुरू कर दी थी। बीजान ने कहा तो कह बिना न रह सकी, अरे पुत्र, इतनी बड़ी गाड़ी में इंसान बैठे और फटे कपड़े पहने। उनकी बात पर साम्या की हंसी निकल गई। बीजान, ये फैशन है। उन दोनों की बातें सुनता अजलान शाह बज़ाहिर अपने मोबाइल में गुम था, लेकिन उनकी बातें सुनकर उसकी आंखों में चम से एक सरापा आया। ब्लू कलर के कॉटन के सादे से शलवार कमीज़ में मलबूस दुपट्टे को एक साइड पर डाले, लंबे बालों की चोटी से निकलती कुछ आवारा लिट्टे जो उसके गालों को छू रही थी और कुछ आंखों के आगे आ रही थी। हाथों में मिट्टी लगी होने की वजह से फूंक मारकर पीछे करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वो जब भी उसे देखता था नए सिरे से उसके सरापे में खो जाता था। अजलान, अजलान पुत्र। काफ़ी बार बुलाने पर भी जब वो ना बोला तो बीजान ने उसका कंधा हिलाया। जी बीजान, वो तेज़ी से बोला। ये आजकल तुम्हारा ध्यान किधर रहता है? क्या बीजान, मैंने तो कानों में हैंड फ्री लगाए हुए हैं, इसलिए आवाज़ नहीं आई। अच्छा बता, उसकी शादी कब है? तेरे दोस्त की क्या भला सा नाम है उसका? बीजान, सैफ। हाँ, सैफ की बहुत भला बच्चा है। बीजान आदत की सख्त थी, लेकिन दिल की उतनी नरम नहीं थी। बीजान, कल है। तुम जाओगे ना? जी। उसने इस बात में सर हिलाया। साम्या को भी साथ ले जाना। इससे पहले कि वो उसको ले जाने पर कोई एतराज़ करता, वो पहले ही बोल उठी, ना बीजान, बिल्कुल भी नहीं। मैंने नहीं जाना उन गवारों की शादी पे। उसकी बात पर अजलान सर झटक कर बाहर निकल गया। रेड कलर की मैक्सी में हम रंग चूड़ियाँ पहने, कानों में छोटे से ड्रॉप्स डाले, हल्के से मेकअप के साथ वो अब बिल्कुल तैयार थी। घर मेहमानों से भरा पड़ा था। सैफ अभी तैयार होकर नहीं आया था। उसने शायद आज पहली बार लाल जोड़ा पहना था। भाई की शादी की खुशी ही बहुत थी। बड़े से सहन के एक कोने में स्टेज बनाया गया था। मर्दों के लिए अलग इंतज़ाम किया गया था। चूँकि निकाह तो पहले ही हो चुका था, तो बस वलीमा ही था, जिसमें सब लोगों के सामने साथ वाले घर से अरीबा को रुखसत करवाकर अपने घर ले आए थे। अरीबा के दुधियाल से आई उसकी दूर परे की पुप्पो को मिशाल बहुत पसंद आई। उनका बेटा एक ही बेटा था और बैंक में जॉब करता था। उन्हें मासूम से मिशाल बहुत पसंद आई। खाने का दौर चला तो एक हर बोर्डिंग सी मच गई। हर बंदा दूसरे से पहले पहुंचना चाहता था। अल्लाह अल्लाह करके सब
खाने के बाद सब मेहमान रुखसत हुए और सैफ को लाकर अरीबा के पास बिठाया गया। उसने तो भाग दौड़ में शायद अरीबा की एक झलक भी नहीं देखी थी। सैफ जब आया तो उसके साथ अजलान चौधरी भी मौजूद था। वाइट कलर के कमीज शलवार पर कंधों पर ग्रे चादर डाले वो वजाहत का पैकर लग रहा था। वही रिजर्व सी तबीयत आकर सामने पड़े सोफे में बैठ गया और मोबाइल पर बिजी हो गया। वो तो अब जाना चाहता था, लेकिन उस दुश्मन जान की एक झलक देखना चाहता था। तभी उसकी नज़र एक तरफ उठी तो पलटना भूल गई। लगता था ये रंग बस उसी के लिए बना है। धानी आंचल में दमकती उसकी रंगत। आज उसने बाल खुले छोड़ रखे थे, सुनहरी बाल, लंबे बाल कमर पर बिखरे हुए थे। वह हाथ में मिठाई लिए सैफ और अरीबा की तरफ बढ़ गई, जहाँ सैफ के कुछ और दोस्त और अरीबा की दोस्त उनसे छेड़छाड़ कर रही थी। अजलान ने मोबाइल निकालकर उसके हसीन सरापे को मोबाइल में कैद कर लिया और स्टेज की तरफ बढ़ गया, जहाँ उसने सैफ से मिलते हुए उसे इजाज़त चाही। उसे देखकर पास खड़ी मिशाल ने गुस्से और जब से निगाहें झुका ली। सैफ से गले मिलते अजलान शाह का बाजू उसके कंधे से टकराया। वो जल्दी से पीछे हुई तो सैफ से गले लगे। अजलान शाह ने अपनी गहरी नज़रें उस पर मरकूज़ की तो मिशाल रुख मोड़कर खड़ी हो गई। जबकि वहाँ से निकलते अजलान चौधरी ने आज फैसला कर लिया था कि वो आज घर जाकर सामिया से शादी से इनकार कर देगा। जो बातें हवेली के बाहर गूंज रही थी, आज उनकी बाज़गश्त इस वक्त हवेली की बैठक में सुनाई दे रही थी। अजलान चौधरी हाकिम अली के सामने बैठा उनके तय करदा रिश्ते से इनकार कर रहा था। रिश्ते से इनकार की मकूल वजह बताओ। अजलान चौधरी ने 2 उंगलियों से पेशानी मस ली। मैं मिशाल को पसंद करता हूँ। हाकिम चौधरी जो अब जवाब तो पहले से ही जानते थे, वो पाशा से सब मालूम कर चुके थे, लेकिन फिर भी उसकी ज़बान से सुनना चाहते थे। तुम जानते हो क्या कह रहे हो? अब हम अपने घरों में काम करने वालियों को अपनी बहू बनाएंगे। अजलान, हमारे घरों के मर्दों की दूसरी औरतों के साथ रातें गुजारना कोई मायूब बात नहीं है। अगर इतनी ही अच्छी लगती है तो कोई बात नहीं, कुछ रातों का मेहमान बना लो उसको, लेकिन शादी के बारे में सोचना भी मत। अजलान चौधरी ने गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। अगर उस वक्त उनकी जगह कोई और ये बात करता तो अजलान चौधरी उसे गोलियों से भून डालता, लेकिन फिर भी वो तहम्मुल से बोला, दादा जान, अगर मैं किसी से शादी करूंगा तो वो मिशाल मंसूर होगी, वो नहीं तो कोई भी नहीं। आप सामिया के लिए कोई और रिश्ता ढूंढ ले। हाकिम अली अपने इस लाडले पोते को देख रहे थे, जो उन्हें अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ था, लेकिन अपनी इज्जत से बढ़कर नहीं। अजलान चौधरी अपनी बात ख़त्म करके जा चुका था। हाकिम अली चौधरी ने कुछ सोचते हुए पाशा को बुलाया और उसे कुछ ज़रूरी हदायत देकर रवाना कर दिया। अजलान चौधरी को सुबह सवेरे इस्लामाबाद के लिए निकलना था। सैफ को वो साथ नहीं लेकर जा रहा था, क्योंकि उसकी नई नई शादी हुई थी। वो चाहता था कि वो कुछ दिन अपने घर पर अपनी बीवी के साथ कुछ वक्त गुजार ले। यही सोचते हुए वो सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन काफ़ी देर करवट पे करवट बदल बदल कर थक कर वो उठकर बैठ गया। मोबाइल उठाकर गैलरी में दिन की कोई को ली गई तस्वीरें निकाल कर देखने लगा। वो जूम कर करके उसके एक एक नक्श को अपने अंदर उतारने लगा, लेकिन उसकी आंखों की प्यास फिर भी ख़त्म नहीं हो रही थी। अजलान चौधरी पूरी 1 माह के बाद गांव लौटा था। इस दौरान उसने सैफ से रब्ता करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका नंबर मुसलसल बन जा रहा था। उसे अभी भी फुर्सत नहीं थी, लेकिन दिल के हाथों मजबूर होकर वो सिर्फ 1 दिन के लिए आया था। घर में सबने उसका परतपाक इस्तकबाल किया। बहुत खुशगवार माहौल में खाना खाया गया। हाकिम अली का रवैया भी उसके साथ नॉर्मल ही था। उसे ढूंढने पर भी किसी के चेहरे पर या किसी के रवैये से कोई नाराज़गी नज़र नहीं आई। बाबा आज आ ही गया है तो क्यों ना शादी की तारीख रख ली जाए। शुजा चौधरी की बात पर उसने हाकिम अली की तरफ देखा, लेकिन वो नज़रें चुरा गए। शुजा बेटा, सुबह बात करेंगे, अभी फ़िलहाल बच्चा थका आया है, उसे आराम करने दो। जाओ बेटा, आराम करो, सुबह बात करेंगे। कमरे में आकर उसने दोनों हाथों में सर गिरा लिया। वो खुद भी नहीं जानता था कि ये कैसी मोहब्बत है जिसमें उसे एक पल के लिए भी सुकून हासिल नहीं होता। पिछले 1 माह में एक रात भी वो सुकून से नहीं सो पाया। सारी रात सिगरेट पे सिगरेट फूंकता रहता था। उसने बहुत सहल ज़िंदगी गुजारी थी। पढ़ाई के दौरान भी शहर में हर वक्त उसके गिर्द लड़कियों का एक हजूम होता था। एक तो पैसे की फरावानी थी, फिर कुछ रंगीन मिजाज तबीयत और साथ में चार्मिंग पर्सनैलिटी। लड़कियां खुद ही उसकी तरफ खिंची चली आती थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि गाँव में रहने वाली किसी आम सी लड़की के इश्क में वो इस तरह से गिरफ्तार हो जाएगा। सुबह वो नमाज़ पढ़कर नीचे आया तो सब सो रहे थे। वो चुपके से बाहर निकल आया। अभी अंधेरा छटा नहीं था। वो खेतों की तरफ निकल आया। उसे हमेशा से यहाँ आकर बहुत सुकून हासिल होता था। यहाँ की खामोशी उसे बहुत भली लगती। वो खेतों से होता हुआ सैफ के घर वाले रास्ते की तरफ चल दिया। तकरीबन 10 मिनट की मसाफत के बाद वो उनके घर के बाहर खड़ा था, लेकिन दरवाजे पर लगा बड़ा सा ताला उसका मुँह चिढ़ा रहा था। उसने वहीं खड़े खड़े पाशा को कॉल की और उसे जल्दी से वहाँ पहुँचने के लिए बोला। वो सोचने लगा, आखिर ये सब लोग कहाँ गए होंगे? शायद अपनी पुप्पो के गाँव गए हों।
तभी दूर से पाशा आता दिखाई दिया। पास आकर उसने मुअद्दिब अंदाज में सलाम किया। अजलान ने उससे सैफ की बाबत पूछा तो जो कुछ उसने बताया। अजलान गहरी सोच में डूब गया। उसके कहने के मुताबिक शादी के दूसरे दिन सकीना पुप्पो का इंतकाल हो गया था। उनकी तदफीन के लिए वो लोग उनके गांव गए थे, फिर एक हफ्ते के बाद वापस आए और रात के पहर यहाँ से कहीं चले गए। अजलान गहरी सोच में डूबा घर लौट आया। नाश्ते की मेज़ पर सभी लोग मौजूद थे। सामने उसके बराबर बैठी थी। अजलान सबके चेहरों पर एक नज़र दौड़ाई और हाकिम अली पर आकर उसकी नज़र रुक गई। चाचू, आप रात को कुछ कह रहे थे? हाकिम अली के चेहरे पर नजरें गाड़े उसने शुजाअत से सवाल किया। जी बेटा, मैं कह रहा था कि तुम आए हुए हो तो हम कोई तारीख रख लेते हैं। किसकी तारीख? मैं समझा नहीं। वो अनजान बनकर बोला। बेटा, तुम्हारी और सामिया की शादी की तारीख। क्यों दादा जान, आपने चाचू को बताया नहीं जो मैंने आपसे कहा था? हाकिम अली ने अपनी जगह पर पहलू बदला। क्या बाबा जान, अजलान किस बारे में कह रहा है? मैं आपको बताता हूँ चाचू, आप सामिया के लिए कोई और रिश्ता ढूंढ लें, क्योंकि मैं फ़िलहाल शादी नहीं करना चाहता। सामिया के हाथ से चम्मच प्लेट में गिर के पास बैठी बीजान ने अजलान का हाथ पकड़ लिया। ज़ारा और शुजा मुंह खोले हाकिम अली की तरफ देखने लगे, जबकि अजलान अपनी बात मुकम्मल करके नैपकिन से हाथ साफ करता हुआ जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। चलता हूँ बीजान, मुझे आज असेंबली के लिए सेशन में पहुँचना है। बीजान ने उसकी पेशानी चूमी, जबकि बाकी सबको सांप लग रहा था, सांप सूंघ गया। उसे इस्लामाबाद आए 6 माह गुजर चुके थे। उसने अपने कुछ खास बंदे सैफ की फैमिली को ढूंढने पर मामूर किए हुए थे, लेकिन अभी तक उनका कुछ भी पता नहीं चल सका था। वो जानता था हाकिम अली जानते हैं कि वो कहाँ हैं, लेकिन वो खुद ही उन्हें ढूंढना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि हाकिम अली को इस बात की भनक भी पड़े कि वो उन्हें ढूंढ रहा है। उसे आज शिद्दत से माँ की याद आई थी। उसने अपना वॉलेट खोलकर उसमें रखी अपनी माँ की तस्वीर को देखा, जो उसे अपने बाप की स्टडी में से बहुत अरसा पहले मिली थी। हवेली में किसी को भी उसकी माँ के बारे में बात करने की इजाज़त नहीं थी। वो बहुत छोटा था जब एक दिन अपनी माँ की बाबत दरियाफ्त करने पर हाकिम अली ने उससे वादा लिया था कि वो उसकी हर बात मानेंगे, लेकिन वो कभी अपनी ज़बान पर दोबारा कभी ये सवाल नहीं लाएगा। और उसने चुप साध ली। हाकिम अली अपनी ज़बान के पक्के निकले। उसकी हर बात को बिला चूत चरा मान लिया जाता था। उसे बेजा लाड प्यार दिया गया और हद से ज़्यादा लाड प्यार ने उसे खुदसर, ज़िद्दी और घुमंडी बना दिया। वो चाहता था कि वो जिस चीज़ की चाह करेगा वो उसकी हो जाएगी, और यही गलती उससे हुई थी। जब उसने मिशाल को देखा तो उसने समझा जैसे इससे पहले जैसे इसकी ज़िंदगी में लड़कियाँ आती रही हैं और वो उसके साथ 1-2 रातें गुजार लेता था और बस उनका चार्म ख़त्म हो जाता था। इस बार भी वो ऐसा ही करेगा, लेकिन पहली बार उसका पाला एक मजबूत किरदार की लड़की से पड़ा था, जिसे उसकी पर्सनैलिटी और पैसे से कोई सरोकार नहीं था। उसे बस अपनी इज्जत सबसे प्यारी थी और उसकी यही अदा उसे भाग गई। उसकी तरफ अगर कोई लड़की देखकर मुंह मोड़ लेती तो वो कभी दोबारा उधर थूकता भी नहीं था, लेकिन उसके साथ पहली बार ऐसा हो रहा था कि वो जितना उसे देखकर गुस्सा होती थी, जितना उसे चिढ़ती थी, उसी कदर अजलान चौधरी के दिल में उसको पाने की जुस्तजू बढ़ जाती थी। और फिर शायद उसने अपनी ज़िंदगी में पहली बार कोई लड़की देखी थी जो खुद को छुपा छुपा कर रखती थी और उसकी यही बात उसे अट्रैक्ट करती थी। अजलान शाह ने ऑफिस में बैठा किसी फाइल की वर्क गर्दानी कर रहा था। उसके मोबाइल पर रिंग हुई तो अनजान नंबर देखकर उसने कुछ पल तवक्कुफ किया। नंबर पहचानने की कोशिश की, फिर शशोपंज में उसने कॉल रिसीव कर ली, लेकिन दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर वो अपनी जगह पर खड़ा हो गया। कहाँ हो तुम इस वक्त? उसने पेन लेकर जल्दी से पता नोट किया, अपना कोट और गाड़ी की चाबी उठाकर पागलों की तरह बाहर की तरफ भागा। वो बस इतना जानता था कि जिसने उसे पुकारा है वो उसकी मताह हयात है। इसके बस में नहीं था कि वो उड़कर लाहौर पहुंचे। वो बहुत रश ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन फिर भी उसे लाहौर पहुंचने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगने थे। होंठों में सिगरेट दबाया, एक्सीलेटर पर दबाव बढ़ाकर उसने स्पीड और तेज़ की। उसके कानों में बस उसकी आवाज़ गूंज रही थी, मुझे आपकी मदद चाहिए है। उसके दिमाग में जो ही उसके कहा जुमला गूंजता वो गाड़ी की स्पीड और तेज़ कर लेता। अगले 4 घंटे में उसकी बताई गई जगह पर मौजूद था। अपनी गाड़ी बाहर मेन रोड पर खड़ी करके वो पैदल अंदर की तरफ चल दिया। ये अंदरून लाहौर का एक पसमानदा इलाका था। तंग और तारीक गलियों से गुजरकर वो एक पुराने और बहुत सीधा घर के सामने रुक गया। दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। 2-3 बार दस्तक देने के बाद अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। जी बेटा, किससे मिलना है? ये यूसुफ साहब का घर है। जी हाँ, आप कौन? मुझे मिशाल से मिलना है। औरत ने मुंह पर हाथ रखकर सर से पांव तक उसका जायज़ा लिया और उसके लिए दरवाज़ा खोलती हुई उसे लिए एक कमरे में आ गई। बैठो बेटा, मिशाल और मारूख अभी कहीं गई हुई हैं, थोड़ी देर तक बस आती होंगी। तुम मिशाल के शौहर हो ना? उनकी बात पर उसने चौंक कर उन्हें देखा और उस बात में सर हिला दिया। तभी बाहर से आवाज़ें आना शुरू हो गई, जैसे कोई बहस कर रहा हो। अजलान अपना सारा ध्यान मोबाइल में मरकूज़ किए था, लेकिन आवाज़ें तेज़ से तेज़ तर होती जा रही थी। अजलान झुंझलाकर अपनी जगह से उठा और कमरे में मौजूद इकलौते दरवाजे से बाहर निकल आया।
सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए, जहाँ एक लड़की के पीछे छुपी ब्लैक अबाया में मलबूस मिसाल थी, जबकि सामने 4 आदमी सहन में पड़ी प्लास्टिक की कुर्सियों में बड़ा जमान थे। उनमें से एक मौलवी साहब थे, जबकि एक आदमी खड़ा अजलान को अंदर लाने वाली खतून से बहस कर रहा था। उन लोगों में से किसी की भी नज़र अजलान पर नहीं पड़ी थी। वो खुद ही आगे बढ़ाया। जी क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या मसला है? उसे देखकर मिसाल की जान में जान आई। जो आदमी बहस कर रहा था उसने सवालिया नज़रों से उस औरत की तरफ देखा। ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? ये मिसाल का शौहर है और इसे लेने आया है। उस औरत की बात पर मिसाल का दिल किया कि ज़मीं फटे और वो उसमें समा जाए। अजलान चौधरी बहुत एतमाद से आगे बढ़ा और मिसाल को अपना सामान लाने के लिए कहा, जबकि सामने खड़े लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे सांप सूंघ गया। तुम तो MNA अजलान चौधरी हो ना? उनमें से एक आदमी अजलान को देखते हुए बोला। हम कैसे यकीन कर लें कि ये तुम्हारी बीवी है? यकीन करना है तो करो, नहीं तो तुम लोगों की मर्जी। तुम अगर सबूत नहीं दोगे तो हम तुम्हें इस लड़की को यहाँ से लेकर नहीं जाने देंगे। अच्छा तुम रोकोगे मुझे? अजलान ने उसकी तरफ पेशकदमी की, जबकि वो शख्स उल्टे कदमों दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। तो तुम मुझे जानते नहीं हो? वो शख्स हकलाते हुए बोला। अच्छा कौन हो तुम? ज़रा मुझे भी तो पता चले। मैं बहुत उल्टी खोपड़ी का बंदा हूँ। तुम लोग इस लड़की के साथ इससे पहले जो कुछ कर चुके हो वो काफ़ी है। अब मज़ीद मुझे यहाँ नज़र ना हो तुम लोग। वो शख्स बुड़बड़ाता हुआ वहाँ से चल दिया। उसके पीछे उसके दोस्त और मौलवी साहब भी निकल गए। तभी अपने पीछे खटके की आवाज़ पर अजलान ने देखा तो बैग में शाल लिए खड़ी थी। चलें। अजलान के पूछने पर उसने सर इस बात में हिलाया। अजलान ने आगे बढ़कर उस औरत का शुक्रिया अदा किया। आपने इतने दिन उसे अपने पास रखा, इसकी हिफाजत की। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगा। उसके वॉलेट में उस वक्त जितने पैसे थे उसने सारे निकाल कर उस औरत की मुट्ठी में रख दिए। वो नाना करती रह गई, लेकिन अजलान ने ज़बरदस्ती उन्हें वो थमा दी और आगे बढ़कर मिसाल के हाथ से बैग ले लिया। गाड़ी में गहरी खामोशी छाई हुई थी। गाड़ी फिर से उसी रास्ते पर रवां दवां थी, लेकिन अब अजलान मुतमईन था। उसे मंजिल पर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। वो सरशार सा बैठा था। वो उस औरत की बात को सोच सोच कर ही खुश हो रहा था। ये मिसाल का शौहर है, इसे लेने आया है। उसके कानों में ये बाज़गश्त रस घुल रही थी, जबकि उसके साथ बैठी मिसाल से शर्मिंदगी के मारे सर ऊपर नहीं उठाया जा रहा था। प्लीज़ यहाँ गाड़ी एक साइड पे रोकिए। क्यों? अजलान की पेशानी पर बल पड़ गए। मुझे हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल? क्यों? उससे सवाल करने के साथ ही उसने गाड़ी रोक दी। वो भैया हॉस्पिटल में है, मैंने इसीलिए आपको कॉल करके बुलाया था। कौन से हॉस्पिटल है? क्या हुआ है उसे? उसने गाड़ी स्टार्ट करते हुए उससे सवाल किया। आप रहने दें, आपको तकलीफ़ होगी, मैं यहाँ से टैक्सी ले लूँगी। उसकी बात सुनकर अजलान का दिमाग खौल उठा। बताइए कौन से हॉस्पिटल में है वो? आपका भाई है तो मेरा भी दोस्त है वो। उसने गुस्से से चबा चबा कर अल्फाज अदा किए। मिसाल उसके गुस्से से डरकर हॉस्पिटल का नाम बताकर खामोश हो गई। कुछ बोलेंगी आप? आपसे पूछा जा रहा है कि क्या हुआ है उसे। मुझे नहीं पता। हम लोग सकीना पुप्पो की तदफीन के लिए उनके गांव गए थे। वापस आए तो पाशा हमारे घर के बाहर खड़ा था। उसने भैया से कुछ कहा और फिर भैया रातों रात हमें लेकर गांव से चले आए, लेकिन रास्ते में ही हमारा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें भैया की एक टांग और बाजू टूट गई, जबकि मैं और अरीबा महफूज रहे हैं। अजलान ने उसकी बात सुनकर होंठ भींच लिए। रोने की वजह से उसका जिस्म हौले हौले काँप रहा था। अजलान ने उसकी तरफ पानी की बोतल बढ़ाई, जिसे वो एक ही सांस में पी गए। तुम जिनके घर रह रही थी, ये कौन लोग हैं? ये मेरी कॉलेज की दोस्त है। मैं और अरीबा बारी बारी भैया के पास हॉस्पिटल में रहते थे। एक दिन अरीबा और एक दिन मैं, तो हम रात को उसके घर आ जाते थे। और वो आदमी कौन था? वो मारूफ का कज़न था। उसने एक दिन मुझे मारूफ के घर से निकलते देख लिया तो उसके बाद पीछे ही पड़ गया। मैंने उससे ही तंग आकर आपको कॉल की थी, लेकिन आज तो उसने हद ही कर दी। मौलवी साहब को लेकर आ गया। अगर आप ना आते तो न जाने मेरा क्या होता। उसने झरझरी ली। हॉस्पिटल में उसे आता देखकर सैफ की आंखों में खौफ सा लहरा गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन अजलान ने उसे सहारा देकर वापस लौटा दिया। कैसे बेवफा हो यार। जानते हो मैं तुम्हें कितनी कॉल्स किया, लेकिन तुम्हारा नंबर मुसलसल बन जा रहा था। मेरा मोबाइल गुम हो गया है। तभी डॉक्टर राउंड पर आए और चेकअप के बाद सैफ को डिस्चार्ज कर दिया। उसके डिस्चार्ज की बात सुनकर अरीबा और मिसाल दोनों परेशान हो गई। जो जमा पूंजी थी वो हॉस्पिटल में खर्च हो गई। गाँव वो लोग जा नहीं सकते थे। सैफ ने सख्ती से मना किया था कि वहाँ हमारी जानों को ख़तरा है, इसलिए वहाँ के बारे में तो सोचिए भी मत। अजलान किसी से मोबाइल पर बात करता हुआ बाहर निकल गया। अरीबा और मिसाल ने परेशानी से रोना शुरू कर दिया। फिर सैफ की आवाज़ सुनाई दी। अरीबा तुम्हारे घर चलते हैं। हाँ क्यों नहीं, मेरा नहीं, वो आपका भी घर है। उसकी बात के जवाब में वो कुछ नहीं बोला, बस खामोश नज़रों से उसे देखने लगा। तभी अजलान की वापसी हुई। तुम लोगों ने सामान बांध लिया? जी आप जाइए, हम लोग चले जाएंगे। अजलान ने गाड़ी की चाबी मिसाल की तरफ बढ़ाई। तुम और भाभी जाकर गाड़ी में बैठो, मैं सैफ को लेकर आता हूँ। लेकिन कुछ नहीं, जितना बोला है उतना करो। मिसाल ने सैफ की तरफ देखा तो उसने आंख के इशारे से जाने के लिए कहा।
वो उस वक्त 2 कमरों के फ्लैट में मौजूद थे। सजा सवरा हर तरह के फर्नीचर से आरास्ता छोटा सा फ्लैट बहुत खूबसूरत था। सैफ को कमरे में छोड़कर वो जाने के लिए मुड़ा तो सैफ ने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम मेरे दोस्त और तुमने मेरे हर अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। तो फिर बोलो, रुक क्यों गए सैफ? बोलो, बड़े चौधरी मिशाल को क्यों मारना चाहते हैं? ये तुमसे किसने कहा? उन्होंने पाशा को कहा था कि वो मिशाल को ख़त्म कर दे। अजलान ने गुस्से से मुठ्ठियां भींच ली और कमरे में चक्कर काटने लगा और फिर तेज़ी से कमरे से निकलकर साथ वाले कमरे में गया जो कि उसके ज़ेरे इस्तेमाल था। ये फ्लैट उसने अपनी पढ़ाई के दौरान लिया था और फिर इसके बाद भी जब कभी लाहौर आना होता वो होटल की बजाय यहीं रुकता था। उसने अलमारी में से फ्लैट के पेपर्स निकाले और अपने वकील को कॉल करने लगा। तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और मिशाल शावर लेकर बाहर निकली। उसे कमरे में देखकर दरवाजे में ही रुक गई। उसके बालों से गिरती पानी की बूंदें उसके चेहरे को भिगो रही थी। गले में पड़ा दुपट्टा एक साइड को ढलक गया था। अजलान एक ट्रांस की कैफियत में चलता उसके करीब आया। मिशाल ने उसकी नज़रों से घबराकर जल्दी से दुपट्टा ठीक किया। सॉरी, मुझे नहीं पता था यह आपका कमरा है। उस कमरे में आने का हक सिर्फ तुम्हें ही तो है। ये कहकर वो कमरे से निकल गया और फिर न जाने दोनों के दरमियान क्या बात हुई और सैफ ने मिशाल से पूछे बगैर उसका निकाह करने का फ़ैसला कर लिया। उसी शाम को अजलान चंद गवाहों और निकाह ख्वाह के हमरा चला आया। उसे एक बैग अरीबा की तरफ बढ़ाया जिसमें मिशाल का ड्रेस था। थोड़ी देर के बाद अरीबा ने मिशाल को लाकर सैफ के पास बेड पर बिठा दिया। मिशाल को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका भाई उसके साथ ऐसे भी कर सकता है। वो ऐसे शख्स से कैसे शादी कर सकती है जिसकी नज़र में औरतों की इज्जत 2 कौड़ी की थी। उसे अभी भी उसकी वो नज़रें याद थी जिनमें हैवानियत थी। तभी मौलवी साहब की आवाज़ गूंजी, मिशाल मसूद अहमद, आपका निकाह अजलान चौधरी वल्द सिकंदर चौधरी हक महर के राजुल वक्त 10 लाख रुपया मुकर्रर किया गया। आपको कबूल है? अजलान चौधरी का हर हुजू समात बन गया। उसे डर था कि वो इनकार कर देगी। 1 2 3 घड़ी की सुइयों की टिक टिक के साथ खामोशी का दौरानिया तवील होने लगा और एक पल के लिए अजलान की धड़कन भी रुक गई थी। उसका दिल घड़ी की सुइयों के साथ धड़क रहा था। उसने सफ़ेद रंग के नफीस से जोड़े में मलबूस मिशाल के झुके सर पर एक नज़र डाली और अपनी जगह से खड़ा हो गया। कबूल है कि हल्की सी आवाज़ उसके कानों से टकराई तो उसे अपनी समाअत पर यकीन नहीं आया। मौलवी साहब ने दोबारा से वही अल्फाज दोहराए तो अब की बार वाज़ेह सुनाई दिया, कबूल है। साइन के लिए निकाहनामा उसके आगे रखा गया तो थोड़ी सी झिझक के बाद उसने साइन कर दिए। अजलान ने उसके हाथ से पेन लेने चाहिए तो उसने उसके हाथ में देने की बजाय टेबल पर रख दी। मौलवी साहब के निकलते मिशाल ने सैफ के कंधे पर सर रखकर रोना शुरू कर दिया। अजलान मौलवी साहब और गवाहों को रुखसत करके लौटा तो वो उसकी आवाज़ पर सीधी होकर बैठ गई। उसे देखकर उसने अपने दुपट्टे का एक कोना अपने चेहरे के आगे कर लिया। एक जानदार मुस्कुराहट ने अजलान के होंठ के किनारों को छुआ जिसे उसने जल्दी से छुपा लिया। अब हमें इजाज़त है सैफ, मुझे जल्द से जल्द निकलना होगा। मिशाल अगर रहना चाहे तो रह सकती है। हाँ, मैं भैया के पास ही रुकूंगी। उसकी बात सुनकर वो जल्दी से बोली और सैफ से पहले ही बोल उठी और तभी उसे चेहरा छुपाना याद न रहा। आंखें फाड़े उसे देख रही थी जैसे कह रही हो जाते क्यों नहीं, जबकि अजलान तो कहकर पछताया था। उसके चेहरे पर नज़र पड़ते उसका दिल कि अभी उसे वहाँ से उठाकर ले जाए। साथ उस बेवकूफ़ पर गुस्सा भी आया। कैसे कह रही है यहीं रहूँगी, एक बार मेरे साथ चलो, दोबारा कभी ऐसा नहीं करोगी। नहीं अजलान, ये तुम्हारे साथ ही जाएगी। सैफ की बात सुनकर अजलान ने की नखियों से मिशाल की तरफ देखा जिसका चेहरा उतर गया था। गाड़ी में उस वक्त गहरी खामोशी थी। वो रुख मोड़े दरवाजे के साथ चिपकी बैठी थी। जबकि अजलान ड्राइव करते हुए गाहे बगाहे एक नज़र उस पर भी डाल रहा था। थोड़ी देर गुजरी थी, उसने देखा उसकी गर्दन एक तरफ को ढलक गई थी। न जाने कितनी रातों का रत जगा था जो गाड़ी में बैठते साथ ही सो गई। अजलान ने गाड़ी की सीट लंबी की तो एक हाथ से उसके सर को सहारा दिया। उसे सीट पर लेटाकर वो सीधा हुआ तो नज़र उसकी गर्दन पर मौजूद तिल पर गई। उसका दिल बेईमान हुआ। तिल से होती हुई नज़र उसकी कलाइयों में मौजूद सुर्ख चूड़ियों पर गई। उसके हाथ को एक हाथ से अपनी गिरफ्त में लेते हुए उसने गाड़ी आगे बढ़ा ली। उसकी जिस वक्त आंख खुली उसने खुद को नरम गरम बिस्तर पर पाया। थोड़ी देर अपने इर्द गिर्द देखते हुए पहचानने की कोशिश की कि वो इस वक्त कहाँ है। सब कुछ याद आने पर वो सर को दोनों हाथों में थाम कर बैठ गई। उसका सर बहुत भारी हो रहा था। उसने सर उठाकर देखा तो भारी और दबीज पर्दों की वजह से पता नहीं चल रहा था कि रात है या दिन। उसने कमरे का जायज़ा लिया जो कीमती फर्नीचर से आरास्ता था। हर चीज़ बहुत सलीके से रखी हुई थी। वो बेड से उतरकर बाहर आई तो ये किसी घर की बलाई मंजिल थी। सीधे हाथ से सीढ़ियाँ नीचे की तरफ जाती दिखाई दी। वो सीढ़ियों से नीचे आई तो आगे लिविंग रूम था। सामने टीवी चल रहा था जिस पर कोई न्यूज़ एंकर ज़ोरों शोर से अपने सामने मौजूद मेहमानों से बहस व मुबासा में मसरूफ़ थी। वो हैरान खड़ी थी कि न जाने अजलान कहाँ है और वो यहाँ तक कैसे आई, ये किसका घर है। तभी एक तरफ से अजलान
हाथ में कॉफ़ी का कप थामे आया और बुत बनी खड़ी मिशाल को देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। तुम जाग गई हो? वो जो पहले ही डरी हुई थी अपनी पुश्त पर उसकी आवाज़ सुनकर हड़बड़ाकर पीछे हुई और पीछे लगी दीवार गिर आईने से जा टकराई। अजलान ने अपने हाथ में मौजूद कप उसकी तरफ बढ़ाया जिसे उसने जल्दी से थाम लिया। उसे उसकी बहुत तलब हो रही थी। अजलान वापस मुड़ गया जबकि वो चलती हुई जाकर एन टीवी के आगे बैठ गई। वो खाली दिमाग के साथ टीवी देख रही थी। अजलान अपना कप उठाया उसके बराबर आकर बैठ गया, लेकिन उसने देखा वो दिमागी तौर पर हाजिर नहीं थी। उसने उसके सामने चुटकी बजाई तो उसने अपनी इजल ब्राउन आंखें अजलान की डार्क ब्राउन आंखों से टकराई तो उसकी आंखों में लो देते जज्बों से मिशाल ने नज़रें चुरा ली, जबकि अजलान चाहकर भी एक पल के लिए अपनी निगाहें उस पर से नहीं हटा पा रहा था। गहरी खामोशी और उसकी निगाहों से घबराकर उसने टाइम पूछा। अजलान उसकी बेवकूफ़ी पर मुस्कुरा दिया। वो जो पूरे अनहमाक से टीवी देख रही थी उसे सामने मौजूद वक्त नज़र नहीं आ रहा था। उसे भी शायद एहसास हो गया था, इसलिए दोबारा सवाल नहीं किया। रात के 10 बज रहे हैं, मुझे अरीबा से बात करनी है। अजलान ने नंबर डायल करके मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया जबकि वो मोबाइल थामे ऊपर कमरे में चली आई। हेलो मिशाल, कैसी हो? उसकी आवाज़ सुनकर मिशाल का दिल भर आया, लेकिन कंट्रोल करते हुए बोली, ठीक हूँ, तुम कैसी हो? भैया कैसे हैं? ठीक है, प्लीज़ भैया से बात करवा दो। मिशी, वो अभी सो रहे हैं। अच्छा, चलो मैं सुबह को बात कर लूँगी। मिशी, तुम ठीक हो ना? अजलान बहुत अच्छा है, उसने हमारी बहुत मदद की है, वो ना होता तो हम कहाँ जाते। सही कह रही हो, मैंने भी इसीलिए उससे शादी कर ली, नहीं तो मैं मरकर भी ऐसे शख्स से कभी शादी ना करती। उसे खाने के लिए बुलाने अंदर आ रहे हैं। अजलान के कदम उसकी बात पर वहीं रुक गए। लेकिन क्यों मिशी, वो तो बहुत हैंडसम है, इतने बड़े घर का बेटा है, तुम्हारे भैया का बहुत अच्छा दोस्त है, ऐसे क्यों कह रही हो? अनपढ़ जाहिल गवार है, वहाँ गांव में भी हर वक्त हाथ में बंदूक उठाए किसी की जान का दुश्मन ही बना होता था। मिशी, वो रुकन पार्लियामेंट है। हाँ, तो वहाँ जाने की सारी खसूसियात हैं ना उसमें। तुम अब ज्यादती कर रही हो मिशाल। अरीबा की उसकी वकालत से तंग आकर उसने फ़ोन ही काट दिया, जबकि दरवाजे के बाहर खड़े अजलान ने गुस्सा जब्त करते हुए मुठ्ठियाँ भींच ली। वो उसे ढूंढती हुई नीचे आई जहाँ वो खाने की टेबल पर बैठा खाना खाने में मसरूफ़ था। उसने नज़र उठाकर भी मिशाल की तरफ नहीं देखा, बस हाथ के इशारे से उसे खाने के लिए बोला। खाने को देखकर मिशाल की भूख चमकी। वो बैठी तो उसने उसके आगे रखी प्लेट में बिरयानी डाल दी। उसे शायद भूख ज़्यादा लगी थी, तभी वो तेज़ तेज़ हाथ चलाने लगी। अजलान अपना खाना ख़त्म करके सीने पर हाथ बांधे उसे खाते देखने लगा। जब उसकी प्लेट में चावल ख़त्म होने लगे तो अजलान ने पूछे बगैर मज़ीद चावल डाल दिए। अब की बार शायद शर्मिंदगी से उसने हाथ खींच लिया। उसकी शर्मिंदगी भांपते हुए अजलान वहाँ से उठ गया। खाने के बाद बर्तन धोकर वो लाउंज में आकर बैठ गई। काफ़ी देर गुजरने के बाद वो कमरे में आई तो मलगजा सा अंधेरा फैला हुआ था। अजलान बेड पर नीम दराज था। वो बेड के करीब खड़ी सोचने लगी, कहाँ सोई। तभी उसे बेड की दूसरी तरफ एक तकिया और ब्लैंकेट नज़र आए तो वो तकिया लेकर बिल्कुल कोने में लेट गई। अजलान की आंख अलार्म की आवाज़ पर खुली। घड़ी पर उस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। वो उठने लगा, तभी उसकी नज़र अपने सीने पर रखे हाथ पर पड़ी। उसने गर्दन मोड़कर अपने पहलू में लेटी मिशाल पर एक नज़र डाली। एक हाथ गाल के नीचे रखे जबकि दूसरा हाथ अजलान के सीने पर मौजूद था। अजलान ने उसके हाथ को अपनी नरम गिरफ्त में लिया और उसकी पुश्त पर अपने होंठ रख दिए। उसका लम्स पाकर मिशाल हल्का सा कसमसाई तो अजलान नरमी से उसका हाथ अपने सीने से हटाते हुए उठ गया। ये उसकी ज़िंदगी की खूबसूरत सुबह थी। पिछले 8 माह से वो रोज़ रात को यहीं तो ख्वाब देखता आ रहा था। वो फ्रेश होकर बाहर आया तो वो पाँव लटकाए बेड पर बैठी थी। मिशाल ने बगैर शर्ट के अजलान को देखकर नज़रें झुका ली। अजलान ने उस पर एक नज़र डाली और वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। नेवी ब्लू कलर की शर्ट निकाल कर पहनी और हाथ में एक पिंक कलर का नफीस से काम वाला जोड़ा लाकर मिशाल के पास रख दिया और वहीं खड़े शर्ट के बटन बंद करने लगा। उसकी नज़रें मिशाल के चेहरे का तवाफ कर रही थी। मिशाल कपड़े हाथ में लेकर तेज़ी से वॉशरूम में घुस गई। वो बाहर निकली तो वो कोट पहने विंडो के पास खड़ा किसी से फ़ोन पर गुफ्तगू में मसरूफ़ था। मिशाल ड्रेसिंग के आगे खड़े होकर अपने बाल सुलझाने लगी। लंबे घने बालों ने उसकी पुश्त को ढांप रखा था। अजलान बात करता हुआ गैर इरादी तौर पर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और आईने में नज़र आते उसके अक्स पर नज़रें जमा दी। मिशाल की पुश्त उसके सीने से टकरा रही थी। उसे अपने इतने करीब देखकर उसके हाथ से ब्रश गिर गया। अजलान मुस्कुराकर थोड़ा सा आगे को झुका और उसके कान की लो पर अपने लब रख दिए। उसकी इस हरकत पर वो शर्म से सुर्ख पड़ गई और खुद में सिमट गई, जबकि अजलान ने सीधा होते हुए उसके चेहरे पर एक नज़र डाली। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, जल्दी वापस आ जाऊँगा, और कमरे से निकल गया। उसके निकलते ही मिशाल दिल पर हाथ रखते हुए बेड पर बैठ गई। ये मुझे क्या हो रहा है? उस शख्स के सामने मेरी ज़बान को ताले क्यों लग जाते हैं? उसने अपने दिल पर हाथ रखा तो जो दुगनी रफ्तार से दौड़ रहा था। उसकी हरकत याद करके वो कान की लो तक सुर्ख पड़ गई। तुमसे कुछ कहने को था, भूल गया। हाय क्या बात थी, क्या भूल गया।
हो गई सैकड़ों बातों की वफा, हंस के जब तूने कहा मैं भूल गया। वो अभी अभी ऑफिस से लौटा था। उसका आज आखिरी दिन था ऑफिस में, क्योंकि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी थी और अब नए इलेक्शन होने लगे थे। वो आंखें मूंदे सोफे की पुष्ट पर सर टिकाए बैठा था। उसे अपने करीब आहट महसूस हुई तो उसने झट से आंखें खोली। उसने सर झटक दोबारा से सामने नजर आता नज़ारा देखा, जहां लाल जोड़े में मलबूस दोनों हाथों में भर भर के चूड़ियां डाली गई थी। नफासत से दुपट्टा सर पर टिकाया। उसकी नज़रों के इर्तकाज से कंफ्यूज सी मिशाल नज़रें झुकाए खड़ी थी। आपके लिए खाना लगाऊं? लगाओ, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। साथ ही कोट अपने बाजू पर डालकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया और उसके इस तरह इग्नोर करने पर उसे अपनी तैयारी फीकी सी लगी। अजलान जानता था वो उसके लिए ही तैयार हुई है, लेकिन वो भी गुजरे 1 साल का बदला लेना चाहता था। उसने भी अजलान को बहुत सताया था। कहीं कहीं दिन तो वो उससे बात ही नहीं करती थी, लेकिन फिर उसकी तवज्जो और मोहब्बत ने आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में अजलान ने जगह हासिल कर ली। सैफ अब बिल्कुल ठीक था। उसने अजलान का फ्लैट छोड़ दिया था और लाहौर में ही 1-2 कमरों का घर किराए पर ले लिया था। उसकी चाल में हल्की सी लंगड़ाहट आ गई थी, लेकिन वो अपने पाँव पर खड़ा हो गया था। अजलान को पार्टी की तरफ से टिकट ऑफ़र किया गया था, लेकिन उसने इनकार कर दिया कि वो सियासत किनारा कशी इख्तियार करना चाहता है। इस बात की खबर जब हवेली में पहुंची तो हाकिम अली खान उसी वक्त पाशा के साथ इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। उनका ख्याल था वो अजलान को कायल कर लेंगे। वो उसके सियासत में होने से बहुत से मफादात हासिल करना चाहते थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि वो अब पहले वाला अजलान नहीं रहा था। उसने सोच लिया था कि वो लोगों की खिदमत जारी रखेगा, लेकिन अपने तरीके से। वो सुबह सवेरे उठ जाता था। मिशाल की सुबह लेट उठती थी। वो नमाज़ पढ़कर सो जाती थी। उस वक्त भी वो लॉन में बैठा अखबार की बरगर्दानी कर रहा था। तभी गेट हुआ और ब्लैक मर्सिडीज़ गैराज में आकर रुकी। गाड़ी को पहचानते हुए इस्तकबाल के लिए उठ खड़ा हुआ। हाकिम अली खान ने बहुत जोश से अजलान को गले लगाया। तुम तो हवेली का रास्ता ही भूल गए हो। वो खामोशी रहा और मुलाजिम को नाश्ता लगाने के लिए कहा। आप इतनी सुबह सुबह कैसे आ गए? बस तुम्हारी याद खींच लाई है। वो तंजिया मुस्कुराया और सर इस बात में हिलाया। दादाजी, मैं गांव गया था। गांव गए थे? गांव तो तुम पिछले 1 साल से नहीं आए हो। उसने अपनी गहरी भूरी आंखें हाकिम अली के चेहरे पर गाड़ दी। दादाजी, मैं गया था और रास्ते में मुझे दीन मोहम्मद मिला था, जख्मी हालत में। आप जानते हैं ना दीन मोहम्मद को? हाकिम अली के चेहरे पर एक साया सा आकर लहरा गया। वो तुम्हें कहाँ मिला है? वो तो आपकी कैद में था, तो वो मुझे कैसे मिल गया? बस कुदरत के कानून से वो इस कैद से भाग निकला और मेरी गाड़ी से टकरा गया, और उसे देखकर मेरी आंखों में बचपन का एक धुंधला सा अक्स लहरा गया, जिसे उसकी बातों ने साफ कर दिया। क्या कसूर था मेरी माँ का? यही कि वो आपके बेटे की पसंद थी। आपको उसके बातिन से पैदा होने वाला बेटा तो कबूल था, लेकिन वो नहीं। आप मेरी माँ के कातिल हैं। उसकी आंखों में एक दर्द था जिसका मदावा शायद ही मुमकिन था। उसने उस दाई को कितने पैसे दिए थे? हाकिम अली झुके सर से बैठे रहे। खाना खाकर जाइएगा, ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ। जाते जाते वापस पलटा। आपको एक बात तो बताना भूल ही गया, मैंने शादी कर ली है मिशाल मंसूर से, मेरे मामू की बेटी दीन मोहम्मद की पोती से। तारीख फिर से दोहराई गई है, लेकिन इस बार आपके सामने सिकंदर हाकिम अली नहीं है, बल्कि अजलान सिकंदर चौधरी है। और मैं अपनी फैमिली की हिफाजत करना जानता हूँ, और हाँ, मैं आपके साथ ही रहा हूँ। आपके हर अगले कदम पर मेरी नज़र होगी, लेकिन इस सब के बावजूद मुझे आपकी इज़्ज़त बहुत प्यारी है। मैं अपनी बीवी को नहीं बता सका मेरा इससे कोई और रिश्ता भी है। वो बस इतना ही जानती कि मैंने उससे तरस खाकर शादी की है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मैं मदावा कर रहा हूँ अपनों के किए गए मजालिम के। आपने ये गलती 2 बार कैसे करने की कोशिश की दादाजी? आपने उस लड़की को भी मारना चाहा जो मेरी ज़िंदगी है। ये कहकर वो रुका नहीं और अंदर की तरफ बढ़ गया। छपके विंडो में खड़ी ये सब सुनती मिशाल ने अपना हाथ दिल पर रख लिया। वो तो शौक में थी सब कुछ जानकर। उसे वो रात याद आ रही थी जब वो गांव से लौटा था, गरज चमक के साथ। बारिश जा रही थी। मिशाल ने उसे स्टडी की तरफ जाते देखा तो उसके पीछे चल दी, क्योंकि वो तो कह कर गया था कि वो 2-3 दिन वापस नहीं लौटेगा। वो जिस वक्त स्टडी में दाखिल हुई वहाँ मौजूद हर चीज़ तहस नहस हो चुकी थी। जब वो अंदर दाखिल हुई तो एक भारी फाइल उड़ती हुई मिशाल के सर पर आ लगी। मिशाल के मुंह से एक बुलंद चीख बरामद हुई तो अजलान ने उसकी सिम देखा और अपनी लाल आंखों से उसकी तरफ देखने लगा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उससे डरकर वो अपने कमरे में आ गई और अगले दिन नाश्ते पर वो नॉर्मल था। नाश्ते के बाद उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आया और सर पर मौजूद हल्के से जख्म को गौर से देखने लगा और बैंडेज करके बगैर कुछ कहे ऑफिस के लिए निकल गया था। हाकिम अली बगैर कुछ कहे वापस लौट गए। अपने कमरे से देखते अजलान के दिल को कुछ हुआ। जो भी हो, लेकिन वो उसके दादाजी थे, उन्होंने बहुत लाड से उसे पाला था। जिस वक्त वो गाड़ी में बैठने लगे उस वक्त दौड़ती मिशाल उनके पास पहुंची।
दादाजी खाना खा कर जाइएगा। हाकिम अली ने मुड़कर उनकी तरफ देखकर अपना हाथ उसके सर पर रख दिया। सदा सुहागन रहो पुत्र। उनकी आवाज़ में आंसू की नमी थी। मैं अजलान से मिलने आया था, वापस आऊँगा तुम्हारी बेजान को लेकर, और गाड़ी में बैठ गए। मिशाल की ज़िंदगी में अजलान चौधरी बहुत ऊंचे मकाम पर बैठा था। जिस शादी के आगाज़ में बहुत मायूसियों में घिरी थी, वो नहीं जानती थी कि ये उसके रब का फ़ैसला है, और बेशक वो बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। आज मुसलसल तीसरा दिन था। वो खाने पर उसका इंतज़ार कर रही थी, जबकि वो था कि घर ही नहीं आ रहा था। रात गए कहीं घर लौटता और फिर सुबह सवेरे निकल जाता। आज भी मिशाल मायूस होकर खाना समेटकर कमरे में आ गई। वो नमाज़ पढ़कर सोने के लिए लेटी तो न जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू का एक रेला सा निकला। जब तक वो उसके करीब आना चाहता था वो उससे दूर भागती रही, और अब जबकि वो उसके पास आना चाहती है वो उससे भाग रहा है। सुबह मिशाल की आंख खुली तो उसे सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी। उसने देखा तो वह अजलान चौधरी की बाहों की मजबूत गिरफ्त में थी। वो तेज़ी से पीछे हुई, थोड़ी देर अपनी सांस बहाल की, और फिर उठने से पहले वो अजलान की तरफ झुकी और अपने लब उसकी पेशानी पर रख दिए। वो पीछे हुई तो अजलान आंखें खोले उसे देख रहा था। मिशाल शर्मिंदा हो गई और तेज़ी से बेड से नीचे उतरना चाहा, लेकिन इससे पहले ही उसका बाजू अजलान की गिरफ्त में था। मैडम, ऐसे चोरी छुपे ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हम पर हमसे ज़्यादा आपका हक है। उसकी बात पर वो सरशार से खिलखिला कर हंस दी, जबकि अजलान चौधरी उसकी हंसी में कहीं खो सा गया। तो ये था आज का नावल। होपफुली कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बस मुझे आप लोगों ने सजेस्ट किया था, मैंने पढ़ दिया। अब कैसा लगा है, किस तरह का लगा है, ये आप लोगों को जज करना है और आप लोगों को बताना है, ठीक है। और इसके अलावा और भी नावल्स हैं वो, लेकिन बहुत छोटे हैं यार। मुझे थोड़े से ऐसे चाहिए, 2-2 घंटों के नावल चाहिए, और थोड़ी अच्छी कहानी वाले यार दो। ऐसे ही कोई भी उठाकर मत दे दो मुझे, ठीक है। कोई स्ट्रॉन्ग स्टोरी हो, कोई अच्छी स्टोरी, मतलब मेरा पढ़ने का भी दिल करे, मैं बोर ना हूँ पढ़ते हो। यार आजकल मेरे पढ़ने का दिल नहीं कर रहा और मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। मतलब अजीब स्टोरीज़ आ रही हैं। सही है, मैं पढ़कर सुना देती हूँ, समटाइम मैं कह भी देती हूँ कि अच्छी स्टोरी है, ये नावल अच्छा है। मैं ऐसा नहीं कहती कि वो बहुत बुरी होती हैं, लेकिन मुझे पता नहीं, शायद मैं इतने नावल्स पढ़ चुकी हूँ कि अब मेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा नावल्स में। और मैं मुसलसल इतने दिनों से पढ़ रही हूँ, 3 सालों से। तौबा, कितने नावल्स पढ़े हैं मैंने। तो खैर, अपना फीडबैक दीजिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और मेरे लिए दुआ करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है। तो फिर मिलते हैं कल किसी और अच्छे से नावल के साथ। अल्लाह हाफिज़।